बैक टू अनदर वीडियो। आज हम पढ़ने वाले हैं प्लांट किंगडम। ठीक है, आसान चैप्टर ही है, उतना भी मुश्किल नहीं है। ठीक है, याद करने वाले कॉन्सेप्ट ज़्यादा रहते हैं। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं प्लांट किंगडम को। प्लांट किंगडम समरी हमेशा मैं बोलता हूँ कि ये समरी हमेशा पढ़नी है, कि इसमें से हमेशा क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट जरूर मिलेगा। तो चलो देखते हैं। In the previous chapter, we look at the broad classification of living organisms under the system proposed by the Whittaker, wherein suggested the five kingdom classification। तो हमें फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में बताया गया था। ठीक है, विटिकर साहब ने फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में हमें सजेस्ट किया था। क्या था? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, एनिमेलिया और प्लांटे। पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा होगा। इन दिस चैप्टर वी विल डील इन डिटेल विद फर्दर क्लासिफिकेशन विद किंगडम प्लांटे, पॉपुलरली नोन एज प्लांट किंगडम। किंगडम प्लांटे के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हम पॉपुलरली क्या बोलते हैं? प्लांट किंगडम के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इससे पहले सिस्टम जो है फाइव किंगडम सिस्टम था। तो फाइव किंगडम सिस्टम में हमने बहुत सारे पढ़े थे। मोनेरा पढ़ा था, प्रोटिस्टा पढ़ा था, फंगाई पढ़ा था। अब एनिमेलिया और प्लांटे किंगडम का बस ब्रीफ में इंट्रोडक्शन दिया था। तो उन्होंने बोला था कि प्लांटे किंगडम हम थर्ड चैप्टर में पढ़ेंगे और एनिमल किंगडम हम फोर्थ चैप्टर में पढ़ेंगे। तो इस एनिमेलिया किंगडम के बाद प्लांटे किंगडम के बाद हमें एनिमेलिया किंगडम पढ़ना है। तो किंगडम प्लांटे के बारे में ये पूरा चैप्टर है। ठीक है, और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन थी वो सिर्फ तीन किंगडम पे बेस्ड थी। कौन कौन सी? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, जो आपने अभी पिछले चैप्टर में पढ़ी थी। तो इस चैप्टर में हम मेनली जो है प्लांटे के बारे में पढ़ने वाले हैं। वी मस्ट स्ट्रेस हियर दैट आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्लांट किंगडम हैज चेंज्ड ओवर द टाइम। हमें इधर गौर करना चाहिए कि प्लांट के बारे में जो हमारी डेफिनेशन है वो टाइम के साथ बदलते रही है। बिल्कुल, टाइम के साथ हमारी प्लांट की डेफिनेशन बदलते रही है। कभी हमने प्लांटे को इस किंगडम में रखा था, कभी हमने प्लांटे को उस किंगडम में रखा था। आपने फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन की हिस्ट्री पढ़ी होगी कि प्लांट को हमने किस किस किंगडम में कहाँ कहाँ रखा था। तो वही लिखा हुआ है, जैसे कि फंगाई एंड द मेंबर्स ऑफ मोनेरा एंड प्रोटिस्टा हैविंग सेल वॉल्स हैव नाउ बीन एक्सक्लूडेड फ्रॉम द प्लांटे। तो पहले जो फंगाई को रखा गया था, मोनेरा को रखा गया था, प्रोटिस्टा को रखा गया था, इन तीनों के पास सेल वॉल्स प्रेजेंट थी, इसलिए इसको प्लांटे में रखा गया था। कैरोलस लिनियस का टू सिस्टम क्लासिफिकेशन याद है? तो उसमें क्या बोला था? सेल वॉल को मेन बेसिस दी थी। जो सेल वॉल है हमारा, सेल वॉल को मेन बेसिस रखा था। जिसके पास सेल वॉल होगा उसको प्लांटे, जिसके पास सेल वॉल नहीं होगा उसको एनिमिलिया में डाला था। अब सेल वॉल तो फंगाई के पास भी होता है, मोनेरा के पास भी होता है, प्रोटिस्टा के पास भी होता है। तो इन तीनों को प्लांट में डाल दिया था। तो देख रहे हो, प्लांट को हमने क्या समझा कि जिसके पास सिर्फ सेल वॉल हो। लेकिन सिर्फ सेल वॉल होना ही प्लांट का एक फीचर नहीं है ना। तो यही बोल रहा है कि हमारी अंडरस्टैंडिंग जो प्लांट के बारे में है वो टाइम के साथ जो है बदलता ही है। अब देखना, आगे हम आगे बढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि फंगाई, मोनेरा, प्रोटिस्टा ये सब प्लांटे नहीं है। इसलिए तो हम प्लांटे किंगडम में से इसको एक्सक्लूड कर देते हैं और प्लांटे का एक नया किंगडम बनाते हैं। दो अर्लियर क्लासिफिकेशन प्लेस इन द सेम किंगडम, इसको जो सेम किंगडम में प्लेस किया था। सो द साइनोबैक्टीरिया दैट आर रिफर्ड टू एज ब्लू ग्रीन एल्गी आर नॉट एल्गी एनीमोर। तो बैक्टीरिया जो मोनेरा है, तो मोनेरा में बीजीए आती है। साइनोबैक्टीरिया के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, मोनेरा पिछले चैप्टर में। बीजीए, तो बीजीए मोनेरा का पार्ट है। तो मोनेरा में हमारा साइनोबैक्टीरिया भी आता है। ठीक है, तो साइनोबैक्टीरिया को बीजीए बोलते हैं। तो बीजीए को भी प्लांटे किंगडम के अंदर रखा गया था। बीजीए को प्लांटे किंगडम के अंदर रखा गया था। तो साइनोबैक्टीरिया जो कि हमारे मोनेरा में था, साइनोबैक्टीरिया जो मोनेरा में था, तो उसको ब्लू ग्रीन एल्गी जो था, एल्गी क्यों नाम रखा गया? क्योंकि पहले इसको प्लांट माना जाता था, लेकिन इस बार जो है एल्गी नहीं है, नाम रखा गया है तो बीजीए रहेगा। ठीक है, लेकिन ये इज़ नॉट एल्गी एनीमोर लिखा हुआ है ना, इट इज़ नॉट एन एल्गी एनीमोर, क्योंकि इसको प्लांटे से एक्सक्लूड कर दिया गया है। ठीक है, इन दिस चैप्टर वी विल डिस्क्राइब अब प्लांट किंगडम होते हैं, उसमें डिविजन्स पढ़े थे हमने। लिविंग वर्ल्ड में पढ़े थे कि किंगडम के नीचे क्या आते हैं? डिविजन्स। तो इसके कौन कौन से डिविजन्स हैं हमारे? एल्गी हो गया, ब्रायोफाइट हो गया, टेरिडोफाइट हो गया, जिम्नोस्पर्म्स हो गया, एंजियोस्पर्म्स हो गया। इन सबको प्लांटे के अंदर रखा गया है। आगे क्या लिखा हुआ है? Let us look at the classification within the angiosperms to understand some of the concerns that influence the classification system. तो हम क्या पढ़ेंगे? एंजियोस्पर्म के क्लासिफिकेशन को सबसे पढ़ेंगे, क्योंकि एंजियोस्पर्म्स क्या है? सबसे ज़्यादा एडवांस्ड है। ठीक है, एंजियोस्पर्म्स क्या है? सबसे ज़्यादा एडवांस्ड है। इसलिए हम उसका क्लासिफिकेशन जो है सबसे पहले पढ़ेंगे कि उसको कैसे क्लासीफाई किया गया था।
The earlier system of classification used only gross morphological characters such as habit, color, number, shape of leaves. तो अर्लियर जो सिस्टम था वो सिर्फ ग्रॉस मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे क्या कर देता था, प्लांट को क्लासिफाई कर देता था. दे वर मेनली बेस्ड ऑन द वेजिटेटिव कैरेक्टर्स और द एंडोशियम स्ट्रक्चर. तो मेनली किस पे बेस्ड थे, वेजिटेटिव कैरेक्टर्स या एंडोशियम स्ट्रक्चर पे बेस्ड थे जो लीनियस ने दिया था. उस सिस्टम को हम आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कहते हैं. ठीक है. तो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन क्या था, जो कैरोलस लीनियस ने दिया था. उन्होंने एंडोशियम के स्ट्रक्चर पे क्या कर दिया था, एंडोशियम के स्ट्रक्चर पे जो है एंजियोस्पर्म्स को डिवाइड कर दिया था, क्लासिफाई कर दिया था. इसको बोला जाता है आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन या सेक्सुअल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. ठीक है. और वेजिटेटिव कैरेक्टर्स के ऊपर भी बेस्ड था. ठीक है. वेजिटेटिव कैरेक्टर्स के ऊपर भी जो कैरोलस लीनियस थे उन्होंने क्या कर दिया था, एंजियोस्पर्म्स को डिवाइड कर दिया था. तो आर्टिफिशियल सिस्टम वाज मेनली बेस्ड ऑन द वेजिटेटिव कैरेक्टर्स एंड ऑन द एंडोशियम स्ट्रक्चर. ठीक है. या तो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स पे बेस्ड था या तो एंड्रोशियम के स्ट्रक्चर पे बेस्ड था. इसी सिस्टम को आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कहा गया था. किसने दिया था, कैरोलस लीनियस ने दिया था. ठीक है. अब इन्होंने सबसे पहला सिस्टम दिया है तो सबसे गलत ही होगा, बिल्कुल गलत है. कि डीमेरिट्स क्या है इसके, डीमेरिट्स ये है कि एक क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज को सेपरेट कर देता था बेस्ड ऑन द फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स. अब तुम सिंपल कैरेक्टर ले रहे हो, एंड्रोशियम का स्ट्रक्चर ले रहे हो, तो सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे तुम किसी भी चीज़ को डिवाइड नहीं कर सकते हो. अभी तक तुमने पढ़ चुका होगा लिविंग वर्ल्ड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में क्या क्या गलती की थी. तो सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स पे बेसिस पे तुम जो है किसी भी ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई नहीं कर सकते हो. तो ये था. तो ये क्या कर रहा था, जो रिलेटेड स्पीशीज थे, क्लोजेस्ट स्पीशीज थे, मतलब ये भाई बहन है. ठीक है. ये जो है समझो भाई बहन है. प्लांट, दो प्लांट है, ये दोनों भाई बहन है. अब इन्होंने क्या किया, एंड्रोशियम का स्ट्रक्चर, दोनों का एंड्रोशियम का स्ट्रक्चर अलग था तो इसको डिवाइड कर दिया, इसको अलग अलग क्लासिफिकेशन में डाल दिया, मतलब अलग किसी सिस्टम में डाल दिया, इसको किसी और सिस्टम में डाल दिया. तो भाई बहन को अलग अलग सिस्टम में डाल दिया, लेकिन क्या थे, इनके एंसेस्टर्स सेम थे. इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी देखा जाता है, इनके एंसेस्टर सेम थे. तो इनको एक किंगडम के अंदर डालना चाहिए था, एक छत के नीचे डालना चाहिए था. तो उन्होंने क्या किया, क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज को क्या कर दिया, अलग कर दिया. क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज को क्या कर दिया, अलग कर दिया. ठीक है. सेपरेटेड द क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज सिंस दे वर बेस्ड ऑन द फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स. ऑल्सो द आर्टिफिशियल सिस्टम गिव इक्वल वेटेज टू द वेजिटेटिव एंड द सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स. अब वेजिटेटिव और सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हम देखो भाई, वेजिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स पे बेसिस था और एंड्रोशियम यानी कि सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स. तो वेजिटेटिव और सेक्सुअल कैरेक्टर्स को इक्वल इंपॉर्टेंस नहीं दे सकते, क्योंकि वेजिटेटिव कैरेक्टर्स जो होते हैं वो टाइम के साथ या इन्वायरमेंट के साथ जो है चेंज होते रहते हैं, लेकिन सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, परमानेंट होते हैं. वो टाइम के साथ इवॉल्व नहीं होते हैं. ठीक है. इवॉल्व मतलब चेंज नहीं होते इन्वायरमेंट के साथ. तो इनको इक्वल कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं दे सकते. That is not acceptable since we know that the often vegetative characters are most easily affected by the environment, यानी चेंज हो जाते हैं. तो इसके अगेंस्ट में हमने क्या किया, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को इंट्रोड्यूस किया था, जो डेवलप हुआ था, विच वर बेस्ड ऑन द नेचुरल एफिनिटीज अमंग द ऑर्गेनिज्म. ठीक है. तो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आया था. अब ये फेल कर गया तो दूसरा सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आया था. तो दूसरा सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन क्या था, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. ये क्या था, नेचुरल एफिनिटीज पे बेस्ड था. ठीक है. विच आर मेनली बेस्ड ऑन द नेचुरल एफिनिटी अमंग द ऑर्गेनिजम्स. जो है नेचुरल एफिनिटीज थे उस पे बेस्ड था. कलर चेंज कर लेते हैं. अब सही है. आगे ठीक है. तो ये नेचुरल एफिनिटीज पे बेस्ड था. नॉट ओनली द एक्सटर्नल फीचर्स बट ऑल्सो द इंटरनल फीचर्स. अब ये एनाटॉमी को भी कंसिडर कर रहा था. ठीक है. वो क्या कर रहा था, सिर्फ एक्सटर्नल फीचर्स को कंसिडर कर रहा था, अब ये इंटरनल फीचर्स को भी कंसिडर कर रहा है, एनाटॉमी को भी कंसिडर कर रहा है. जैसे कि अल्ट्रा स्ट्रक्चर, एम्ब्रियोलॉजी, एनाटॉमी, फाइटोकेमिस्ट्री, ये सारे फीचर्स जो है इनको कंसिडर कर रहा था. अल्ट्रा स्ट्रक्चर हो गया, एम्ब्रियोलॉजी हो गया, फाइटोकेमिस्ट्री हो गया, तुम्हारा एनाटॉमी हो गया. तो इन सब फीचर्स को कंसिडर कर रहा था. तो ये बेहतर सिस्टम था, आर्टिफिशियल सिस्टम से तो बहुत अच्छा था, कई गुना ज़्यादा अच्छा था. इसको हम बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन भी कहते हैं. ठीक है. क्योंकि जॉर्ज बेंथम ने दिया था. ठीक है. तो इसको हम बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन भी कहते हैं. फिर दूसरा सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन देखो,
नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन मानता हूँ कि बहुत तगड़ा था, बहुत अच्छा था, लेकिन इसमें भी कमी थी। मैंने पहले ही बोला था क्या, इवोल्यूशन रिलेशनशिप, बिना इसके तुम कर ही नहीं सकते। उसमें हमने टैक्सोनॉमी पर पढ़ा था कि सिस्टमैटिक्स इसके ऊपर बेस था, ठीक है, और भी डेवलपमेंटल प्रोसेस, सेल स्ट्रक्चर डेवलपमेंट, उसके ऊपर भी बेसिस था टैक्सोनॉमी का, ठीक है, मेनली इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पे बेस था, ठीक है। तो अब हम पढ़ने वाले हैं फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, फाइलोजेनी यानी इसमें इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप आएगा, ठीक है। फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पे बेस्ड है बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स, जो कि एक्सेप्टेबल है। दिस अज्यूम्स दैट द ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू द सेम टैक्सा हैव अ कॉमन एंसेस्टर। ये बताता है कि अगर ऑर्गेनिज्म सेम टैक्सा से बिलोंग करता है तो उसके पास क्या है, कॉमन एंसेस्टर। मैंने दो भाई बहन का एग्जांपल बताया था, तो ये सेम टैक्सा से बिलोंग करते थे, तो इनके पास एंसेस्टर क्या रहेगा, कॉमन, ठीक है, ये बता चुका हूँ। We now use information from many other sources to resolve difficulties in classification. This become more important when there is no supporting fossil evidence. तो हमने क्या किया, और भी बहुत सारे टैक्सोनॉमी है, जैसे कि न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, which is now easily carried out using computers based on all observable characteristics. तो अब नया टैक्सोनॉमी आया, नए सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जैसे न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, ठीक है। बहुत सारे टैक्सोनॉमी है, बहुत सारी सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है जो एंजियोस्पर्म्स को क्लासीफाई करती है अपने अपने बेसिस पे, तो उसमें आता है न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी क्या है, जितने भी ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स है, जितनी भी मॉर्फोलॉजी है प्लांट की, कंप्यूटर को यूज़ करते हैं, कोड्स असाइन किए जाते हैं, और सारे जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उसको एक ही बार में क्या करते हैं, वेरीफाई करते हैं, ठीक है, कि कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स यूज़ करने लायक है, ऑल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स, नंबर्स और कोड्स असाइन किए जाते हैं उन कैरेक्टर्स को, ठीक है, और फिर डाटा को प्रोसेस किया जाता है। इन दिस वे ईच कैरेक्टर को इक्वल इंपॉर्टेंस दिया जाता है, एट द सेम टाइम हंड्रेड्स ऑफ कैरेक्टर कैन बी कंसिडर। तो न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी में क्या है कि हर एक कैरेक्टर को सेम टाइम पे इक्वल इंपॉर्टेंस मिल जाएगी, सेम टाइम पे हज़ारों कैरेक्टर्स को हम प्रोसेस कर सकते हैं क्योंकि कंप्यूटर है। और इसमें इम्पॉर्टेंट बात यह है कि सारे कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, जितने भी मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को क्या मिला है, इक्वल इंपॉर्टेंस। फिर आता है हमारा साइटोटैक्सोनॉमी। साइटोटैक्सोनॉमी दैट इज बेस्ड ऑन द साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन, सेल के बारे में, क्रोमोसोम नंबर, सेल सेल के अंदर क्रोमोसोम होता है तो उसके स्ट्रक्चर, नंबर और बिहेवियर के बेसिस पे। फिर आता है कीमोटैक्सोनॉमी, जो केमिकल्स के बेसिस पे है, केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द प्लांट टू रिजॉल्व कंफ्यूजन्स आर आल्सो यूज्ड बाय द टैक्सोनॉमी। डेज, ठीक है। तो ये सारे टैक्सोनॉमी हो गए। अब हम किंगडम्स की तरफ बढ़ने वाले हैं। अब जितने भी डिविजन्स हैं, जैसे एल्गी हो गया, ब्रायोफाइट हो गया, टेरिडोफाइट हो गया, जिम्नोस्पर्म्स हो गया, एंजियोस्पर्म्स हो गया, 1 2 3 4 5, ये पांचों डिविजन्स के बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है, ठीक है। यह इस चैप्टर का मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है। स्टार्ट करते हैं। एल्गी, एल्गी आर क्लोरोफिल बियरिंग सिंपल थैलॉइड, एल्गी are chlorophyll bearing simple thalloid autotrophic and largely aquatic both freshwater organisms, ठीक है। तो ये क्या है, क्लोरोफिल बेयरिंग है। सबको पता है कि एल्गी फोटोसिंथेसिस कर सकती है। सिंपल, कोई कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर नहीं होगा क्योंकि ये सबसे पहले ऑर्गेनिजम्स है प्लांटे की, तो कोई कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स नहीं देखने को मिलेंगे, क्लोरोफिल बेयरिंग होंगे। थैलॉइड स्ट्रक्चर्स, ट्रू रूट, ट्रू स्टेम्स, ट्रू लिव्स नहीं पता चलेंगे। ऑटोट्रॉफिक, पहले ही बोला फोटोसिंथेटिक है तो क्लोरोफिल होगा ही। और लार्जली एक्वेटिक, ये एक्वेटिक देखने को मिलेंगे, टेरेस्ट्रियल नहीं देखने को मिलते हैं। दोनों फ्रेश वाटर भी मिल सकते हैं और मराइन वाटर भी मिल सकते हैं, मराइन ज़्यादा मिलते हैं, फ्रेश वाटर एल्गी भी देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो क्या क्या है, क्लोरोफिल है, थैलॉइड है, ऑटोट्रॉफिक है, ठीक है, सिंपल है और लार्जली एक्वेटिक है, तो सबको पता है। दे आर इन अ वैरायटी ऑफ हैबिटेट्स, मॉइस्ट, देखो जहाँ जहाँ पानी है ना, पानी चाहिए इसको, तो जैसे अब कहीं भी लिख दो मॉइस्ट, लिख दो मॉइस्ट सॉइल्स, वुड, ठीक है। सम ऑफ देम ऑल्सो अकर इन एसोसिएशन, तो सिम्बायोटिक एसोसिएशन के साथ भी पाई जाती है फंगी के साथ, जैसे लाइकेंस देखने को मिलते हैं। और एनिमल्स ऑन द स्लॉथ बियर, तो स्लॉथ बियर के साथ भी एसोसिएशन करके रखता है ये, ठीक है। एल्गी, एल्गी स्लॉथ बियर के साथ भी एसोसिएशन करके रखती है। एल्गी जो है स्लॉथ बियर के साथ भी एसोसिएशन करके रखती है। स्लॉथ बियर क्या है, अपने शरीर पे जो है इसको चिपका लेता है ताकि वो ऑर्गेनिज्म से बच सके, कैमोफ्लेज करने की कोशिश करता है, छुपने की कोशिश करता है प्रेडेटर से, और एल्गी को शेल्टर मिल जाता है।
तो ये है तुम्हारा सिम्बियोटिक रिलेशनशिप। तो इसके साथ एनिमल में स्लॉथ बियर और इसके साथ लाइकन जो हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। फॉर्म एंड साइज ऑफ द एल्गी आर वेरिएबल, हाईली वेरिएबल, ठीक है। फॉर्म एंड साइज जो है एल्गी का हाईली वेरिएबल होता है, रेंजिंग फ्रॉम कोलोनियल फॉर्म्स लाइक वॉलवॉक्स एंड द फिलामेंटस फॉर्म्स यूलोथ्रिक्स एंड स्पाइरोगैरा। Few of the marine forms such as caves form massive bodies। तो देखो कुछ कॉलोनीज में रहते हैं जैसे वॉलवॉक्स एक एग्जांपल हो जाएगा, ठीक है। कुछ फिलामेंटस होते हैं जैसे स्पाइरोगैरा यूलोथ्रिक्स, और कुछ मराइन फॉर्म्स हैं केव्स जो कि मैसिव प्लांट बॉडीज होती है, ठीक है, जो कि क्या होती है, कुछ मैसिव प्लांट बॉडीज होती है। द एल्गी रिप्रोड्यूस बाय वेजिटेटिव एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल मेथड्स। एल्गी जो है सारे मेथड से रिप्रोड्यूस कर सकता है। एल्गी कैन रिप्रोड्यूस बाय वेजिटेटिव, सेक्सुअल, एसेक्सुअल, ठीक है, तीनों मेथड से वो रिप्रोड्यूस कर सकता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज बाय फ्रेगमेंटेशन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किससे करेगा, फ्रेगमेंटेशन से, ठीक है। ईच फ्रेगमेंट डेवलप्स इनटू अ थैलस। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोर्स से होगा, मोस्ट कॉमनली स्पोर्स का यूज होता है, जू स्पोर्स, ठीक है। तो एल्गी जो है तीनों तरीके से रिप्रोड्यूस कर सकता है। तो जो वेजिटेटिव है वो फ्रेगमेंटेशन से करेगा, एसेक्सुअल की बात करें तो स्पोर्स से करेगा। कौन सा स्पोर्स होगा कॉमन, जू स्पोर्स। दे आर फ्लैजिलेटेड, मोटाइल एंड ऑन जर्मिनेशन गिव राइज टू न्यू प्लांट्स, ठीक है। फ्लैजिलेटेड होता है जू स्पोर्स, तो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ रखा है कि जू स्पोर्स आर ऑलवेज फ्लैजिलेटेड। फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात आती है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किससे करेगा, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस थ्रू द फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स। फ्यूजन दो गैमेट्स के फ्यूजन से होती है। अब वो दोनों फैज जो गैमेट्स है वो सेम हो सकते हैं, अनइक्वल हो सकते हैं, कोई एक मोटाइल होगा कोई एक नॉन मोटाइल होगा। तो उसके बेसिस पे तीन होते हैं, आइसो, एनाइसो, उगैमस। तो दिस गैमेट्स कैन बी फ्लैजिलेटेड एंड सिमिलर इन साइज। ये गैमेट्स क्या हो सकते हैं, फ्लैजिलेटेड हो सकते हैं और साइज में सिमिलर हो सकते हैं, ठीक है। फ्लैजिलेटेड हो सकते हैं और साइज में सिमिलर हो सकते हैं, जैसे कि यूलोथ्रिक्स। नॉन फ्लैजिलेटेड हो सकते हैं, नॉन मोटाइल हो सकते हैं, लेकिन साइज में सिमिलर होंगे, स्पाइरोगैरा। ऐसे रिप्रोडक्शन को आइसोगैमेट्स बोलते हैं, ठीक है, जिसमें दोनों गैमेट्स जो है सिमिलर इन साइज हो। फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स डिसिमिलर इन साइज, अगर साइज में सिमिलर नहीं है तो उसे एन आइसोगैमेट्स बोलते हैं। इसका एग्जांपल तुम्हें यूलोरिना मिल जाएगा। फिर ओ गैमस का टाइप्स आ जाता है। ओ गैमस जिसमें एक मोटाइल रहता है और एक नॉन मोटाइल रहता है। फ्यूजन बिटवीन वन लार्ज नॉन मोटाइल फीमेल एंड द स्मॉल मोटाइल गैमेट, उसको ओगैमस। फ्यूकस और वॉलवॉक्स में देखने को मिलता है, वॉलवॉक्स एंड फ्यूकस। तो तुम्हें आइसोगैमस देखने को मिल रहा है, उसमें भी दो टाइप से। फ्लैजिला है जिसके पास, उसे इलोथ्रिक्स, ठीक है। जिसके पास फ्लैजिला नहीं है उसको स्पाइरोगैरा। एनाइसोगैमस में डोरिना, और ओगैमस में आ जाएगा तुम्हारा फ्यूकस और वॉलवॉक्स, ठीक है। ये देखो, ये कॉलोनीज बना के रह रहे हैं, कॉलोनीज बनाए तो ये क्या हो जाएगा, वॉलवॉक्स। ये फिलामेंटस स्ट्रक्चर है, स्पाइरोगैरा, ठीक है। ये ब्राउन एल्गी है, आगे पढ़ेंगे। ये सब क्या है, ब्राउन एल्गी है। ये तो कोई फ्यूकस है, हवा निकल सकती है तो फुस, तो फ्यूकस, ठीक है। जो लिखा हुआ है ब्राउन एल्गी, लैमिनेरिया, फ्यूकस, डिक्टियोटा। ये रेड एल्गी है, ठीक है। ये रेड एल्गी है, पॉलीसिफोनिया है ये पॉलीसिफोनिया है, और ये पॉलीफाइरा है। एल्गी आर यूजफुल टू मैनी वेराइटीज ऑफ एप्स। अब इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस बता रहा है एल्गी की। तो मोर देन हाफ ऑफ द CO2 का फिक्सेशन कौन करता है, एल्गी करती है, ठीक है। एटलीस्ट हाफ ऑफ द टोटल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन ऑन अर्थ इज डन बाय द एल्गी थ्रू आउट फोटोसिंथेसिस। बीइंग फोटोसिंथेटिक, वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेवल, डिजॉल्व ऑक्सीजन लेवल को इंक्रीज करते हैं। प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं, ज़्यादा पैरा अमाउंट, ठीक है। प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं, एनर्जी रिच कंपाउंड्स भी देते हैं। ज़्यादा पैरा अमाउंट इंपॉर्टेंस एज द प्राइमरी प्रोड्यूसर्स ऑफ एनर्जी रिच कंपाउंड्स। तो एनर्जी रिच कंपाउंड्स के लिए प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं, जैसे मछली उछलियों को खाना खाना है तो ये एक गुड सोर्स हो जाएगा। एल्गी जो है एक बहुत एनर्जी रिच सोर्स हो जाएगा, ठीक है।
मछलियों के लिए, तो इसलिए इनको क्या बोला गया है, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, जो खाने को प्रोड्यूस करते हैं। प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हमारे केस में क्या हो जाएगा, प्लांट्स विच फॉर्म द बेसिस ऑफ फूड साइकिल्स ऑफ ऑल एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स, सारे एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स का क्या बन जाता है, फूड साइकिल। मैनी स्पीशीज ऑफ पॉरीफायरा, लैमिनेरिया एंड सार्गेसम आर अमंग 70 स्पीशीज ऑफ मराइन एल्गी यूज्ड एज फूड। कौन कौन, पॉरीफायरा, लैमिनेरिया और सार्गेसम। पॉरीफायरा, लैमिनेरिया और सार्गेसम। पॉरीफायरा, लैमिनेरिया और सार्गेसम जो है फूड्स के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। सर्टेन मराइन ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, मराइन ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी भी प्रोड्यूस किए जाते हैं फॉर द हाइड्रोक्लोराइड्स। हाइड्रोक्लोराइड्स क्या होते हैं, जो वाटर को होल्ड कर सकते हैं, जैसे एल्जिन ब्राउन एल्गी का है, कैराजिन रेड एल्गी का पार्ट है, विच इज़ कमर्शली यूज एज अगर अगर। अगर अगर एक पेस्ट होता है जो यूज़ किया जाता है। अगर अगर वन ऑफ द कमर्शियल प्रोडक्ट्स ऑब्टेन फ्रॉम द जेलेडियम और ग्लासिलेरिया, ये दोनों रेड एल्गी है। जेलेडियम और ग्लासिलेरिया क्या है, रेड एल्गी है। उनको यूज़ किया जाता है माइक्रोब्स को ग्रो करने के लिए, आइसक्रीम्स को प्रिपेयर करने के लिए, या जेलीज को प्रिपेयर करने के लिए। अगर अगर को किस लिए यूज़ किया जाता है, या तो माइक्रोब्स को ग्रो कर दो, या तो आइसक्रीम से जेलीज को प्रिपेयर करने के लिए यूज़ किया जाता है। क्लोरेला, क्लोरेला क्या है, एक प्रोटीन रिच कंपाउंड है, यूनिसेलुलर एल्गी है, रिच इन प्रोटीन, जो फूड सप्लीमेंट की तरह यूज़ किया जाता है बाय द स्पेस ट्रैवलर्स। जो स्पेस ट्रैवलर्स स्पेस में जाते हैं तो उनके लिए फूड सप्लीमेंट की तरह यूज़ किया जाता है यूनिसेलुलर एल्गी। एल्गी को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है, क्लोरोफाइशिए, फियोफाइशिए और रोडोफाइशिए। क्लोरोफाइशिए ग्रीन एल्गी, फियोफाइशिए ब्राउन एल्गी, रोडोफाइशिए रेड एल्गी। ठीक है, तो कौन कौन से नाम थे जो फूड सप्लीमेंट्स के लिए यूज़ किए जाते थे। 70 से ज़्यादा स्पीशीज़ जो है मराइन एल्गी की, वो यूज़ की जाती है फूड सप्लीमेंट्स के लिए। कौन कौन से एल्गी थे, लैमिनेरिया, ठीक है, लैमिनेरिया था, सार्गेसम था, ठीक है, लैमिनेरिया था, सार्गेसम था, पॉरीफायरा था। पॉरीफायरा, लैमिनेरिया, सार्गेसम, PLS, PSL बोल दो, PSL, पॉरीफायरा, सार्गेसम, लैमिनेरिया। ठीक है, PSL। क्लोरोफाइशिया, ग्रीन एल्गी, द मेंबर्स ऑफ द क्लोरोफाइशिया आर कॉमनली नोन एज ग्रीन एल्गी। ग्रीन एल्गी के नाम से जाना जाता है इसको, कॉमनली नोन एज ग्रीन एल्गी। द प्लांट बॉडी में भी यूनिसेलुलर, कोलोनियल और फिलामेंटस, वैरायटी ऑफ शेप्स देखने को मिलते हैं। तो या तो यूनिसेलुलर हो सकते हैं, कोलोनियल हो सकते हैं, या फिलामेंटस हो सकते हैं। दे आर यूजली ग्रास ग्रीन, ग्रीन कलर के होते हैं ड्यू टू द डोमिनेंस ऑफ द पिगमेंट क्लोरोफिल A एंड B की प्रेजेंस देखने को मिलती है। द पिगमेंट आर लोकलाइज्ड इन डेफिनाइट क्लोरोप्लास्ट, और उसमें क्या होते हैं, कुछ क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोप्लास्ट का शेप बहुत सारा हो सकता है, डिस्कॉइड, प्लेटलाइट, रेटिकुलेट, कप शेप, स्पाइरल, रिबन शेप। ठीक है, शेपों की कमी नहीं है, शेप्स बहुत सारे हो सकते हैं इन डिफरेंट स्पीशीज। मोस्ट ऑफ द मेंबर्स हैव वन और मोर स्टोरेज बॉडीज, जिसे हम पायरेनॉइड्स बोल रहे हैं। ठीक है, जो क्लोरोप्लास्ट में लोकेटेड है, इनके पास डेफिनाइट क्लोरोप्लास्ट होते हैं जो कि डिफरेंट डिफरेंट शेप्स में प्रेजेंट होते हैं। पायरेनॉइड्स क्या होते हैं, जो प्रोटीन कंटेन करते हैं बिसाइड स्टार्च। अब प्रोटीन की जगह स्टार्च डाल दोगे और स्टार्च की जगह प्रोटीन डाल दोगे तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। प्रोटीन बिसाइड स्टार्च मतलब कि जैसे ये पायरेनॉइड्स है तो ये प्रोटीन हो गया और इसके अगल बगल स्टार्च होगा, इसके अगल बगल जो है स्टार्च लोकेटेड होगा, तो ये होता है प्रोटीन बिसाइड स्टार्च। ठीक है, तो पायरेनॉइड्स में ऐसा चलता है। सम एल्गी में स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट्स, ऑयल ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में ये क्या करते हैं, फूड को स्टोर करते हैं। ग्रीन एल्गी यूजली हैव अ रिजिड सेल वॉल होती है मेड ऑफ इनर लेयर ऑफ सेलुलोज एंड आउटर लेयर ऑफ पेक्टोस। पेक्टोस की आउटर लेयर होती है और इनर जो है सेलुलोज की लेयर होती है, तो ये सेलुलोज की लेयर होगी, ये जो है हमारी पेक्टोस की लेयर होगी, और ये जो है हमारी सेलुलोज की लेयर होगी। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, तो मैंने बोला था कि बहुत सारे मीन से रिप्रोड्यूस करते हैं, सेक्सुअल, एसेक्सुअल, वेजिटेटिव, तो एक एक करके डिस्कस करते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है फ्रेगमेंटेशन से होता है और बाय द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय द फ्लैजिलेटेड जूस स्पोर्स कॉल्ड प्रोड्यूस इन जूस पोरेंजिया। जूस पोरेंजिया में जूस स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं, फ्लैजिलेटेड होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वेरिएशन दिखाता है टाइप एंड फॉर्मेशन ऑफ सेक्शुअल्स, और आइसोगेमस, एनाइसोगेमस और ओगेमस तीनों टाइप का हो सकता है। ये फ्रेगमेंटेशन से होता है और एसेक्सुअल जूस पोर्स से होता है। क्लियर है। कुछ नाम है एल्गी के, क्या क्या है,
क्लेमाइडोमोनास, वॉलवॉक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगैरा, कारा, क्लोरेला। ठीक है, क्लोरेला क्या यूनिसेलुलर एल्गी, वो भी एक ग्रीन एल्गी का टाइप है। ठीक है भाई, तुम ये मत भूलना यार, पीएसएल बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉरीफायरा, सार्केसम, लैमिनेरिया, बहुत सारे क्वेश्चंस पर पूछा गया है। पॉरीफायरा, सार्केसम और लैमिनेरिया जो यूज़ होता है फूड सप्लीमेंट्स में। अब फियोफाइशिया के बारे में पढ़ने वाला है। फियोफाइशिया मतलब क्या होता है? ब्राउन एल्गी। तो द मेंबर्स ऑफ द फियोफाइशिया और ब्राउन एल्गी आर फाउंड प्राइमरीली इन मराइन हैबिटेट्स। तो उसमें ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं लिखी थी, इसमें लिखी हुई है। तो गौर करने वाली चीज़ क्या है कि उसमें ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं लिखी थी, इसमें लिखी हुई है कि जो मेंबर्स है ब्राउन एल्गी के, वो किस में पाए जा सकते हैं? वो पाए जा सकते हैं प्राइमरी जो है मराइन हैबिटेट्स में पाए जा सकते हैं। तो फियोफाइशिया में ये पूछा जा सकता है कि प्राइमरी कहाँ पाए जाते हैं? तो मराइन हैबिटेट्स में पाए जाते हैं। ठीक है, दे शो ग्रेट वेरिएशन इन साइज एंड फॉर्म, उसमें भी लिखा था। दे रेंज फ्रॉम सिंपल ब्रांच फिलामेंटस फॉर्म्स। ठीक है, तो इसमें फिलामेंटस फॉर्म क्या हो जाएगा? एक्टोकार्पस। एक्टोकार्पस इसमें फिलामेंटस फॉर्म हो जाएगा। एक्टोकार्पस क्या हो जाएगा? इसमें फिलामेंटस फॉर्म हो जाएगा। शेप चेंज कर ली। एक्टोकार्पस क्या हो जाएगा? इसमें फिलामेंटस फॉर्म हो जाएगा। प्रोफिजली ब्रांच में हमारा कैल्प आ जाएगा, विच रीच एज अ हाइट ऑफ 100 मीटर्स। देखो, सिंपल ब्रांच्ड फिलामेंटस एक्टोकार्पस, प्रोफिजली ब्रांच्ड मतलब बहुत ज़्यादा ब्रांच कैल्प, जो कि उसकी हाइट जो है 100 मीटर्स तक हो सकती है। पानी के अंदर कैल्प की हाइट 100 मीटर तक हो सकती है। उसमें क्या होते हैं? क्लोरोफिल ए, सी। और जो हमारा ग्रीन एल्गी था उसमें क्लोरोफिल ए और बी होती है, जिसकी वजह से ग्रीन कलर आता है। इसमें ए और सी होती है, कैरोटेनॉइड, ज़ैंथोफिल सब होते हैं। ठीक है, दे वैरी इन कलर फ्रॉम ऑलिव ग्रीन टू ब्राउन शेडेड्स। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ फ्यूकोजैंथोनिन। फ्यूकोजैंथोनिन का पिगमेंट होता है। इनके पास कैरोटेनॉइड भी है, ज़ैंथोफिल भी है। तो ज़ैंथोफिल का एक टाइप होता है फ्यूकोजैंथोनिन, जो इनमें ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है, तो जिसकी वजह से इनका ब्राउन कलर आ जाता है। फूड जो है स्टोर होता है कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स। ठीक है, जैसे फ्लोरिडियन स्टार्च के फॉर्म में इनका फूड जो है स्टोर नहीं होता है। ठीक है, फ्लोरिडियन स्टार्च जो है रेड एल्गी का है, इसी में बच्चे कंफ्यूज है। फ्लोरिडियन स्टार्च जो है रेड एल्गी का है, इसमें लैमिनारिन और मैनिटॉल के फॉर्म में स्टोर होता है। ठीक है, देखो लिखा हुआ है, फूड इज स्टोर्ड एज अ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट विच में बी लैमिनारिन और मैनिटॉल। ठीक है, द वेजिटेटिव सेल्स हैव अ सेलुलोजिक वॉल, जिसके पास आउटसाइड कवरिंग होती है एल्जिन की। उसकी किसकी कवरिंग होती थी? देखो, उसकी किसकी कवरिंग होती थी? इसमें क्या है? अंदर हमारे पास सेलुलोज की लेयर है, और बाहर हमारे पास किसकी लेयर है? एल्जिन की लेयर है। और जो हमारी ग्रीन एल्गी है उसमें क्या है? अंदर क्या था? सेलुलोज था, और बाहर किसकी लेयर थी हमारे पास? पेक्टोज की लेयर थी। बाहर किसकी लेयर थी? पेक्टोज की लेयर थी। ठीक है, तो बाहर किसकी लेयर है? इसमें एल्जिन की लेयर है, और उसमें किसकी लेयर थी? पेक्टोज की लेयर थी बाहर, उसमें ग्रीन एल्गी में। The protoplasm contains in addition to plastid a centrally located vacuole and nucleus. प्लास्टिड्स भी होते हैं और एक सेंट्रली लोकेटेड वैक्यूल और न्यूक्लियस होता है। उसमें ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है कि उनके पास सेंट्रली लोकेटेड वैक्यूल और न्यूक्लियस, मतलब सेंट्रली लोकेटेड वैक्यूल होता है जो सेंटर में लोकेटेड है। द प्लांट बॉडी इज यूजली अटैच टू अ सबस्ट्रेटम बाय द होल्ड फास्ट एंड हैज अ स्टॉक द स्टाइप एंड द लीफ फोटोसिंथेटिक ऑर्गन कॉल्ड फ्रंट। ठीक है, देखो बताता हूँ किस चीज़ की बात हो रही है। तो ये हमारे ब्राउन एल्गी है, तो ये तुम्हें दिख रहा होगा। तो ये जो है ज़मीन से किससे टच है? होल्ड फास्ट से, इसको बोलते हैं होल्ड फास्ट। इसके स्टॉक को क्या बोलेंगे? स्टाइप। और इसके फोटोसिंथेटिक लीफ को क्या बोलेंगे? फ्रंट। इसमें भी देख रहे होगे फोटोसिंथेटिक लीफ है, इसमें भी देख रहे हो फोटोसिंथेटिक लीफ है। ठीक है, इसमें स्टाइप है, इसमें होल्ड फास्ट है। ठीक है, तो ऐसे ही होल्ड फास्ट, स्टाइप और फ्रंट कहते हैं। अब इसके रिप्रोडक्शन की बात आती है, तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन तो अभी भी फ्रेगमेंटेशन से ही हो रहा है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय द फ्रेगमेंटेशन। एसेक्सुअल जो है मोस्ट ब्राउन एल्गी बाइफ्लैजिलेटेड जूस्पोर्स होते हैं, जो पियर शेप्ड की तरह के होते हैं। टू अनइक्वली लेटरली अटैच फ्लैजिला। ठीक है,
क्या होते हैं ये? बाइफ्लैजिलेटेड। उसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा था कि बाइफ्लैजिलेटेड होना चाहिए। इसमें क्या रहता है? बाइफ्लैजिलेटेड जूस्पोर्स रहते हैं और इनका जो शेप है वो पियर शेप रहता है और अनइक्वल होते हैं। इक्वल नहीं होते हैं, अनइक्वल होते हैं। ठीक है, पियर शेप रहेगा, अनइक्वलेटरली अटैच्ड फ्लैजिला प्रेजेंट होंगे। सेक्सुअल तीनों तरह से हो सकते हैं। यूनियन ऑफ गैमेट्स में टेक प्लेस इन द वाटर और विद इन द ओगैनियम। इसमें वाटर में भी हो सकता है और ओगैनियम के अंदर भी हो सकता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ठीक है, ये जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट है बहुत ज़्यादा, कि वाटर के अंदर भी ले सकते हो और ओगैनियम के अंदर भी हो सकता है। ठीक है, ओगैमस स्पीशीज बोलते हैं इनको। गैमेट्स तो मैंने बता दिया पायरिफॉर्म के होते हैं, पियर शेप्ड। ठीक है, पियर टू लेटरली अटैच फ्लैजिला जो कि अनइक्वल होते हैं। कॉमन फॉर्म्स ले लो, फ्यूकस हो गया, एक्टोकार्पस हो गया, डिप्ट्यूटा हो गया, लेमिनेरिया हो गया, सार्गसम हो गया, फ्यूकस हो गया। ठीक है, द मेंबर्स ऑफ रोडोफाइशिए, तो ये रेड एल्गी के पार्ट है। तो मेंबर्स क्या होते हैं इनके? रेड एल्गी होते हैं। बिकॉज ऑफ द प्रीडोमिनेंट ऑफ द पिगमेंट आर फाइकोइराइथिनिन। आर फाइकोइराइथिनिन इनके बॉडी में बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए जो है रेड कलर के दिखते हैं। मेजोरिटी ऑफ द रेड एल्गी आर मराइन। ए भी प्राइमरी मराइन होते हैं विद ग्रेटर कंसंट्रेशन फाउंड इन द वार्मर एरियाज। तो जो गर्म पानी होता है तो उसके वार्मर एरियाज तो बहुत डीप में भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और वेल राइटेड रीजन्स मतलब ऊपर भी प्रेजेंट होते हैं, पानी के सतह पे भी प्रेजेंट होते हैं क्लोज टू द सरफेस वाटर, और ग्रेट डेप्थ्स में भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जहाँ पे लिटिल लाइट पेनिट्रेट करती है, तो दोनों जगह पे प्रेजेंट हो सकते हैं। द रेड थैलाई ऑफ मोस्ट ऑफ द रेड एल्गी आर मल्टी सेलुलर। बाकी सब में किसी में नहीं बताया था कि वो मल्टी सेलुलर है, लेकिन रेड एल्गी में बता रहा है कि रेड थैलाई जो होता है, यानी कि रेड एल्गी आर मोस्टली मल्टी सेलुलर। सम ऑफ देम हैव कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। इसमें सब कॉम्प्लेक्स चीज़ें चलेंगी। फूड स्टोरेज भी है, जो फ्लोरेडियन स्टार्च है जो मैंने बताया था। ठीक है, जो कि सिमिलर होता है अमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन इन स्ट्रक्चर। ठीक है, अमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन इन स्ट्रक्चर। द रेड एल्गी यूजली रिप्रोड्यूस वेजिटेटिवली, जो है फ्रेगमेंटेशन से रिप्रोड्यूस करता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें एब्सेंट होता है। ए सेक्सुअली किससे करता है? नॉन मोटाइल स्पोर से। और सेक्सुअली किससे करता है? नॉन मोटाइल, सॉरी सेक्सुअल होता है, सेक्सुअल होता है, मैं क्या बोल रहा हूँ, सेक्सुअल होता है। ए सेक्सुअल किससे करता है? नॉन मोटाइल स्पोर से, और सेक्सुअली भी नॉन मोटाइल स्पोर से। दोनों जो है नॉन मोटाइल गैमेट्स होते हैं, सेक्सुअल भी, ए सेक्सुअल भी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ओगैमस। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? ओगैमस। इसमें स्पेसिफाई कर दिया कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओगैमस है बाय कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट। कॉमन क्या है? पॉलिसिफोनिया, पॉरीफायरा, क्लैसिलेरिया, चिलिडियम। ठीक है, ये था रेड एल्गी के बारे में। सेक्सुअल ए सेक्सुअल दोनों रिप्रोडक्शन में जो गैमेट्स होते हैं वो क्या रहते हैं? नॉन मोटाइल रहते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा टाइप होता है? ओगैमस टाइप होता है विद द कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस, ये पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट्स। अब जो है हम ब्रायोफाइट्स के बारे में पढ़ लेंगे। ब्रायोफाइट्स के बारे में, ब्रायोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा एज कम्पेयर टू एल्गी, थोड़ा सा एडवांस होगा एल्गी से, क्योंकि ये एल्गी के बाद आया है। ब्रायोफाइट्स इंक्लूड द वेरियस मॉसेस एंड liverworts that are found in the commonly growing in the moist shaded areas in the hills। तो इसके अंदर क्या क्या आते हैं? मॉसेस आते हैं और लिवरवॉर्ट्स आते हैं। हम इन्हीं दोनों के बारे में पढ़ेंगे, मॉसेस के बारे में और लिवरवॉर्ट्स के बारे में। मॉसेस और लिवरवॉर्ट्स इन्हीं दोनों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब इसको भी पानी की ज़रूरत है, तो जहाँ जहाँ मॉइस्चर मिलेगा वहाँ वहाँ ये देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो मॉसेस और लिवरवॉर्ट्स के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ब्रायोफाइट्स आर कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। ब्रायोफाइट्स को एम्फीबियंस बोला जाता है क्योंकि पानी और सतह दोनों पे रह सकते हैं। ठीक है, ब्रायोफाइट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम बिकॉज दिस प्लांट्स कैन लिव इन सॉइल बट आर डिपेंडेंट ऑन वाटर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बोला था कि पानी में भी रह सकते हैं और सतह पे भी रह सकते हैं। एम्फीबियंस का मतलब क्या रहता है? यही रहता है। और इनको एम्फीबियंस बोला ही किस लिए? कि ये सॉइल पे तो रह सकते हैं, लेकिन इनको रिप्रोडक्शन करने के लिए वाटर की ज़रूरत होती है, और ऐसे तरह के रिप्रोडक्शन को हम ज़ूइडोगैमी बोलते हैं। ज़ूइडोगैमी, ऐसे तरह के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को जिसमें वाटर की ज़रूरत होती है, ऐसे तरह के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम ज़ूइडोगैमी बोलते हैं।
ऐसे तरह का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसको पानी की ज़रूरत होती है, ठीक है, रिप्रोड्यूस करने के लिए, उसे हम ज़ूडोगैमी बोलते हैं। ये इसलिए जो है ये एम्फीबियंस होते हैं, ठीक है। दे यूजली अकर इन डैम्प, जहाँ जहाँ मॉइस्चर होगा उधर उधर लिखे जाएंगे। दे प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द प्लांट सेक्सेशन ऑन द बेयर रॉक्स। तो ये क्या लिखा हुआ है, प्लांट सेक्सेशन में मदद करती है, प्लांट को आगे ग्रोथ करने में मदद करती है। तो क्या करते हैं, जैसे कि ये रॉक्स है, पत्थर है जैसे कि, तो इसके ऊपर जो है मॉसेस जो है जमा हो जाएंगी, और मॉसेस कुछ केमिकल्स रिलीज करती है जिसकी वजह से जो ये रॉक है ये पूरा डिजॉल्व कर जाती है मिट्टी में, पूरा डिजॉल्व कर गई तो इसके अंदर का जितना मिनरल्स होगा वो इस मिट्टी में आ जाएगा। अब कोई सीड डाल जाएगा इधर, तो इधर क्या हो जाएगी, प्लांट ग्रो कर जाएगी। तो ये प्लांट सक्सेशन में मदद करती है। इनके पास सर्टेन केमिकल्स होते हैं और ये एक दिन में थोड़ी ना होता है, मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं इसको, ठीक है। तो ये क्या है, प्लांट सक्सेशन में भी मदद करता है ऑन द बेयर रॉक्स, खाली नंगे पत्थर, ठीक है, जो ऐसे ही पड़े रहते हैं, उस पर लाइकेंस काई जम जाती है, ठीक है। लाइकेंस, लाइकेंस में बोल रहा हूँ, मॉसेस, मॉसेस, ठीक है, मॉसेस जम जाती है और उसके अंदर क्या हो जाता है, पेड़ उग जाते हैं अगर वो, ठीक है। तो प्लांट सक्सेशन में मदद करती है। द प्लांट बॉडी ऑफ द ब्रायोफाइट्स इज मोर डिफरेंशिएटेड देन एल्गी। मैंने बोला एल्गी के बाद आया हुआ है तो ज़्यादा डेवलप होगा। इट इज़ अ थैलस लाइक, थैलस तो है, थैलस ऑर्गेनिज्म अभी भी है, वो भी थैलॉइड था, ये भी थैलॉइड है, यानी ट्रू रूट, ट्रू स्टेम, ट्रू लिव्स अभी भी एब्सेंट है। प्रोस्टेट और इरेक्ट, प्रोस्टेट हो सकता है या इरेक्ट हो सकता है। इरेक्ट यानी एकदम लंबा खड़ा हुआ हो सकता है, प्रोस्टेट यानी लेटा भी हो सकता है, ठीक है, प्रोस्टेट भी हो सकता है, इरेक्ट भी हो सकता है। अटैच टू द सबस्ट्रेटम बाय यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर राइजोइड्स। तो इनके पास रूट्स नहीं प्रेजेंट होते हैं, इनके पास जो है रूट लाइक स्ट्रक्चर राइजोइड्स प्रेजेंट होते हैं, वो यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं, ठीक है। तो अब पता लगाते हैं यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर किस में होते हैं। तो मल्टी सेलुलर राइजोइड्स जो है मॉसेस में देखने को मिलते हैं, आगे पढ़ेंगे तो मल्टी सेलुलर राइजोइड्स मॉसेस में देखने को मिलते हैं, और यूनिसेलुलर राइजोइड्स जो हमें, यूनिसेलुलर राइजोइड्स जो हमें मार्केशिया और एशिया में देखने को मिलते हैं। ये दो टाइप है लिवर वॉर्ट्स के, जो हमने पढ़े थे कि मॉसेस और लिवर वॉर्ट्स इन दोनों के टाइप है। तो लिवर वॉर्ट्स में यूनिसेलुलर देखने को मिलेंगे और मल्टी सेलुलर राइजोइड्स जो हमें मॉसेस में देखने को मिलेंगे। मैंने पहले बोला था द रैक टू रूट स्टेम्स लीव्स, इसलिए तो इनको थैलॉइड ऑर्गेनाइजेशन बोला गया है। दे पोजेस रूट लाइक स्ट्रक्चर, लीफ लाइक स्ट्रक्चर, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर। तो राइजोइड्स क्या है, रूट लाइक स्ट्रक्चर। द मेन प्लांट बॉडी ऑफ द ब्रायोफाइट इज हैप्लॉइड। मेन प्लांट बॉडी हैप्लॉइड होती है इनकी, यानी एन, सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स पाए जाएंगे इनमें, ठीक है। मेन प्लांट बॉडी क्या होती है, हैप्लॉइड। इट प्रोड्यूस गैमेट्स एंड कॉल्ड गैमेटोफाइट। तो इनकी मेन प्लांट बॉडी जो है गैमेट्स का फॉर्मेशन करती है, इसलिए इसको गैमेटोफाइट बोला जाता है। ये क्या करती है, गैमेट्स का फॉर्मेशन करती है, इसलिए इसको गैमेटोफाइट बोला जाता है, ठीक है। ये क्या करती है, गैमेट्स का प्रोडक्शन करती है, इसलिए इसको गैमेटोफाइट बोला जाता है। लिखा हुआ है इट प्रोड्यूस गैमेट्स हेंस इट इज कॉल्ड द गैमेटोफाइट, और ये हैप्लॉइड होता है। सेक्स ऑर्गन्स इन ब्रायोफाइट्स आर मल्टीसेलुलर। द मेल सेक्स ऑर्गन इज एंथ्रीडियम। ब्रायोफाइट्स का जो सेक्स ऑर्गन होता है वो मल्टीसेलुलर होता है, ठीक है, और यूनिसेलुलर होता है एल्गी के केस में, एल्गी के केस में यूनिसेलुलर होता है। तो मेल सेक्स ऑर्गन क्या है, एंथ्रीडियम, और वो क्या करते हैं, बाइफ्लैजिलेटेड एंथ्रोजॉइड्स प्रोड्यूस करते हैं। तो एंथ्रीडियम हमारा मेल सेक्स ऑर्गन है, और उसके जो गैमेट्स है उनका नाम क्या है, एंथ्रोजॉइड्स। जैसे हमारे स्पर्म्स है तो इसके एंथ्रोजॉइड्स होते हैं, ठीक है, इसके क्या होते हैं, एंथ्रोजॉइड्स होते हैं, और ये क्या रहता है, बाइफ्लैजिलेटेड, ये होता है बाइफ्लैजिलेटेड। फीमेल सेक्स ऑर्गन को हम आर्चिगोनियम बोलते हैं, फीमेल सेक्स ऑर्गन उसे हम क्या बोलते हैं, आर्चिगोनियम बोलते हैं, जो कि फ्लास्क शेप्ड होता है, ठीक है, और जो एक सिंगल एग प्रोड्यूस करता है। एंथ्रोजॉइड्स जो है वाटर में रिलीज होते हैं, ठीक है। तो एंथ्रोजॉइड्स जो है वाटर में रिलीज हो जाते हैं जहाँ पे वो आर्चिगोनियम के कांटेक्ट में आ जाते हैं, ठीक है, जहाँ पे जो है आर्चिगोनियम के कांटेक्ट में हो जाते हैं। तो वाटर की ज़रूरत है इनको उधर तक ट्रैवल करने के लिए, तो इस टाइप के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम ज़ूडोगैमी बोलते हैं। एन एंथ्रोजॉइड फ्यूजेस विद द एग टू प्रोड्यूस द ज़ाइगोट। इसके आगे की कहानी पता होगी कि ज़ाइगोट प्रोड्यूस होगा, ज़ाइगोट से एम्ब्रियो प्रोड्यूस होगा, ठीक है। लेकिन इसमें क्या ट्विस्ट है कि ज़ाइगोट बनने के बाद ये डायरेक्टली रिडक्शन डिवीजन नहीं फॉलो करता है, ठीक है, डू नॉट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन इमीडिएटली, ये तुरंत डिवाइड नहीं करता है। ये क्या बनाता है, मल्टी सेलुलर बॉडी स्पोरोफाइट बनाता है। जैसे कि रिडक्शन डिवीजन यानी कि क्रोमोसोम नंबर बन कम हो जाएंगे।
अब इसको जाइगोट से जो है मेन प्लांट बॉडी बनानी है हैप्लॉइड, तो इसको रिडक्शन डिवीजन फॉलो करना पड़ेगा। तो ये रिडक्शन डिवीजन जो है डायरेक्टली नहीं फॉलो करता है। तो ये जो जाइगोट है ये जो है पहले माइटोटिकली डिवाइड करता है और एक मल्टी सेलुलर चीज़ बनाता है जिसको हम स्पोरोफाइट बोलते हैं। ठीक है, स्पोरोफाइट बोलते हैं। स्पोरोफाइट 3 तरह के बनते हैं, फूड सीटा कैप्सूल, ये इसके पार्ट्स हैं, फूड सीटा कैप्सूल। इन सब का जो प्लॉइडी होता है वो 2n होता है। फिर ये जाके माइटोटिक मियोटिकली डिवाइड करते हैं, रिडक्शन डिवीजन में डिवाइड करते हैं और हैप्लॉइड बनाते हैं। ठीक है, हैप्लॉइड प्लांट बॉडी बनाते हैं जो कि गैमेटोफाइट होती है। स्पोरोफाइट इज नॉट फ्री लिविंग बट अटैच टू द फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट एंड डिराइव्स न्यूट्रिशन फ्रॉम इट। तो जो स्पोरोफाइट है वो जो है फ्री लिविंग नहीं है, क्योंकि वो क्या है, नॉन फोटोसिंथेटिक है। वो क्या करता है, गैमेटोफाइट पे डिपेंड करता है। गैमेटोफाइट के बिना वो जिंदा नहीं रह सकता। ठीक है, तो गैमेटोफाइट पे डिपेंड करता है, इसलिए लिखा हुआ है नॉट फ्री लिविंग। सम सेल्स ऑफ द स्पोरोफाइट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन, मैंने बताया था। इसके बाद ये रिडक्शन डिवीजन जाएंगे, मियोसिस, फिर स्पोर्स बनाएंगे और फिर वो स्पोर्स जर्मिनेट करेगा गैमेटोफाइट बनाने में। तो ये पूरी लाइफ साइकिल हो गई, सेल साइकिल हो गई इसकी। ब्राइफाइट्स, अब इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, ब्रायोफाइट्स इन जनरल आर लिटिल इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। ब्रायोफाइट्स की जो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है वो बहुत कम है, मॉसेस की ज़्यादा होती है। ठीक है, बट सम मॉसेस प्रोवाइड सम फूड फॉर हर्बेशियस मैमल्स। तो हर्बेशियस मैमल्स के लिए क्या फूड फूड फॉडर का काम कर रही है। जैसे कि स्फैग्नम है, स्फैग्नम एक मॉस है, तो ये क्या करती है, पीट प्रोवाइड करती है। लॉन्ग बीन हैज बीन यूज फॉर द पैकेजिंग मटेरियल फॉर द ट्रांसशिपमेंट ऑफ द लिविंग मटेरियल टू होल्ड कैपेसिटी टू होल्ड वाटर। तो हमने जो है होल्डिंग कैपेसिटी के लिए हाइड्रोक्लोराइड्स पढ़े थे एल्गी में, तो इधर भी वाटर कैपेसिटी को होल्ड करने के लिए हाइड्रोक्लोराइड्स जैसे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जैसे कि मॉस। तो मॉस भी क्या कर सकता है, हाइड्रोक्लोराइड की तरह काम कर सकता है, जैसे कि हमारा स्पैग्नम हो गया। इसको पीट मॉस भी बोला जाता है। ठीक है, मॉसेस अलॉन्ग विथ लाइकेंस, मैंने पहले ही बोला था कि लाइकेंस भी होते हैं। तो मॉसेस और लाइकेंस ये दोनों क्या करते हैं, रॉक्स को क्या करते हैं, कॉलोनाइज करते हैं और सक्सेशन में मदद करते हैं। ये क्या करते हैं, रॉक्स को डिकम्पोज करते हैं और सूटेबल बनाते हैं फॉर द ग्रोथ ऑफ हायर प्लांट्स, सक्सेशन ऑफ प्लांट में मदद करते हैं। और ये डेंस मैट्स फॉर्म करता है सॉइल में, ताकि सॉइल इरोजन को बचा सके, फॉलिंग एंड प्रिवेंट द सॉइल इरोजन। ब्रायोफाइट्स आर डिवाइडेड इनटू लिवरवॉर्ट्स एंड मॉसेस। अब ब्रायोफाइट्स को हम लिवरवॉर्ट्स और मॉसेस में डिवाइड कर सकते हैं। लिवर वॉर्ट्स और मॉसेस, तो पहले ही बताया था कि लिवर वॉर्ट्स और मॉसेस होते हैं, दो टाइप्स ब्रायोफाइट्स के। अब लिवर वॉर्ट्स, लिवर वॉर्ट्स ग्रो यूजली, देखो पहले ही बता रहा हूँ, ये कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। मैंने बोला था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए पानी की जरूरत होती है, ज़ूडोगामी टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो जहाँ पे पानी होगा वहाँ पे ये लोग पाए जाएंगे, चाहे मॉसेस हो चाहे लिवर वॉर्ट्स हो। ठीक है, तो moist shady habitats such as banks of the stream, marshy ground, damp soil, bark of trees deep in the woods. Plant body of a liverwort is thyroid. थायलॉइड सबकी रहती है। मार्केशिया रूशिया, ये दो एग्जाम्पल होते हैं लिवरवॉर्ट्स के। थैलस इज डॉर्सिवेंट्रल एंड क्लोजली अप्रेस्ड टू द सबस्ट्रेट। तो थैलस क्या रहता है, डॉर्सिवेंट्रल रहता है और क्लोजली अप्रेस्ड रहता है टू द सबस्ट्रेट। डॉर्सिवेंट्रल, ठीक है, डॉर्सिवेंट्रल लीफ के बारे में पता चलेगा। डॉर्सल साइड भी है और उसका वेंट्रल साइड भी, तो डॉर्सी वेंट्रल रहता है और क्लोजली अप्रेस्ड रहता है टू द सबस्ट्रेट। द लीफी मेंबर्स हैव टाइनी लीफ लाइक अपेंडेजेस इन द टू रोज ऑन द स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स। ठीक है, इसका एग्जांपल था पोरेला, इसका एग्जांपल है पोरेला, इसका एग्जांपल है पोरेला। तो हमारे पास कुछ लीफी मेंबर्स भी हैं जिसमें एक दो रोज होते हैं। ठीक है, दो रोज रहेंगे जिस पे लीव्स लगी रहेंगी, टू लीफ। ठीक है, लीव्स लगी रहेंगी और वो, ठीक है, तो जैसे इसका मार्केशिया नाम है तो इसका पोरेला नाम रहता है। अब रिप्रोडक्शन की बात करें तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन लिवर वॉर्ट्स में कैसे हो सकती है, फ्रेगमेंटेशन से। लिवर वॉर्ट्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन से होती है। ठीक है, या स्पेशलाइज स्ट्रक्चर्स बनते हैं जिसे जैमा जैमा बोल रहे हैं। जैमा क्या रहते हैं, ग्रीन मल्टीसेलुलर फोटोसिंथेटिक एसेक्सुअल बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं ऑन स्मॉल रिसेप्टिकल्स कॉल्ड जैमा कप्स। तो जैसे कि अगर ये मार्केशिया है तो इसमें कुछ जैमा कप्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ऐसे कप्स प्रेजेंट होते हैं जिसमें जैमा प्रेजेंट होता है। तो जैसे पॉलन ग्रेन क्या था, ए सेक्शुअल था, तो वैसे ही जैमा कप क्या है, ए सेक्शुअल बर्ड्स है। ठीक है, ए सेक्शुअल बर्ड्स हैं, ये क्या होते हैं, ए सेक्शुअल बर्ड्स होते हैं जो ग्रीन होते हैं।
ठीक है, मल्टी सेलुलर होते हैं एज वेल एज फोटोसिंथेटिक होते हैं। ग्रीन है तो फोटोसिंथेटिक तो होंगे ही, देखो ग्रीन होंगे, ग्रीन मल्टी सेलुलर एसेक्सुअल बर्ड्स, मल्टी सेलुलर एज वेल एज, ठीक है। द zyma become detached from the parent body and form new individuals during sexual reproduction. Male and the female sex organs are produced either on the same or the different thalli. अब जो मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स है, या तो वो एक थैलाई में हो सकता है या दो थैलाई में हो सकते हैं। अगर एक ही थैलाई पे मेल और फीमेल दोनों रहा तो उसको मोनेशियस, और अलग अलग रहा तो डायोशियस बोलेंगे, ठीक है। मोनोशियस और डायोशियस। द स्पोरोफाइट इज डिफरेंशिएटेड, मैंने बोला था जो जाइगोट के बाद रिडक्शन डिवीजन डायरेक्टली नहीं करता है, स्पोरोफाइट बनाता है माइटोटिक करके, ठीक है। तो वो स्पोरोफाइट के तीन पार्ट्स होते हैं, मतलब तीन चीज़ों से मिलकर बना होता है, फुट, सीटा, कैप्सूल, ठीक है। आफ्टर मियोसिस स्पोर्स आर प्रोड्यूस विद इन द कैप्सूल। तो कैप्सूल के अंदर हमारे पास स्पोर मदर सेल होते हैं, ठीक है। स्पोर मदर सेल्स जो है स्पोर्स बनाते हैं और यही स्पोर्स बाद में जर्मिनेट कर जाती है ताकि वो फ्री लिविंग गैमेटोफाइट बनाए। तो तुमने देखा कि इसमें जो स्पोरोफाइट है जो स्पोर्स प्रोड्यूस करेगी वो क्या है, फ्री लिविंग नहीं है, ठीक है। अब आगे तुम टेरिडोफाइट पढ़ोगे तो टेरिडोफाइट में पार्शली लिविंग होता है, पार्शली फ्री लिविंग होता है, टोटली नहीं, पार्शली। ये तो एकदम स्पेशल केसेस है, इसमें पार्शियल फ्री लिविंग होता है, और ब्रायोफाइट में तो स्पोरोफाइट फ्री लिविंग होता ही नहीं है। और मोसेस का एक छोटा सा केस है। प्रीडोमिनेंट स्टेज ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ मोसेस इज द गैमेटोफाइट विच कंसिस्ट ऑफ टू स्टेजेस। तो मेन जो प्लांट बॉडी होती है मोसेस की वो क्या रहती है, गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट। तो इसमें दो स्टेजेस आते हैं, एक प्रोटेनिमा स्टेज आता है, ठीक है, और एक लीफी स्टेज आता है। प्रोटेनिमा स्टेज क्या रहता है, प्रोटेनिमा स्टेज जो है डायरेक्टली जो स्पोर से निकलता है। जैसे ये स्पोर है तो जर्मिनेट किया तो डायरेक्टली जो स्पोर से निकला, तो इस स्टेज को हम प्रोटेनिमा स्टेज बोलेंगे, ठीक है। प्रोटेनिमा स्टेज बोलते हैं जो डायरेक्टली स्पोर से निकलता है, ठीक है। इट इज़ अ क्रीपिंग ग्रीन ब्रांच्ड एंड फ्रीक्वेंटली फिलामेंटस स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। क्रीपिंग होता है, लेटा हुआ, ग्रीन रहता है, ब्रांच रहता है। फिर आता है लीफी स्टेज जिसमें लीव्स निकले हुए रहते हैं, सेक्स ऑर्गन्स टिप पे प्रेजेंट होती है जिसको हम सेकेंडरी प्रोटेनिमा के नाम से जानते हैं, ठीक है। डेवलप्स फ्रॉम द सेकेंडरी प्रोटेनिमा, जैसे कि ये हुआ, ये बना क्रीपिंग ग्रीन ब्रांच, तो इसको प्राइमरी बोल दिया। फिर इसके बाद आया, इसको सेकेंडरी बोल दिया, और सेकेंडरी में से जो है लीफी स्टेज निकल गई, ठीक है। एज अ लेटरल बर्ड, तो इधर एक लेटरल बर्ड प्रेजेंट होता है जिससे जो है सेकेंडरी प्रोटेनिमा से जो हमारा लीफी स्टेज निकलता है, ठीक है। तो फ्रॉम द सेकेंडरी प्रोटेनिमा एज अ लिटल बर्ड की तरफ दे कंसिस्ट ऑफ अपराइट स्लेंडर एक्सेस स्पाइरली अरेंज लीव्स प्रेजेंट होंगी, नॉट ट्रू लीव्स, स्पाइरली अरेंज लीव्स प्रेजेंट होती है। और दे आर अटैच टू द सॉइल थ्रू द मल्टी सेलुलर राइजोर्स। मैंने बताया था इनमें मल्टी सेलुलर और ब्रांच राइजोर्स होते हैं, और उसमें यूनिसेलुलर राइजोर्स होते हैं मार्केंशिया और एशिया में। द स्टेज बियर्स द सेक्स ऑर्गन्स टिप पे प्रेजेंट होते हैं इनके। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करें मोसेस में तो वो फ्रेगमेंटेशन से होती है, फ्रेगमेंटेशन एंड बडिंग इन द सेकेंडरी प्रोटोनिमा, दोनों चीज़ों से होती है, फ्रेगमेंटेशन एज वेल एज बडिंग इन द सेकेंडरी प्रोटोनिमा। बडिंग अभी नहीं आया कहीं पे भी, ठीक है, बडिंग इसमें नहीं आया था, बट इसमें तो ये सेक्सुअल किससे था, बडिंग से ही था, लेकिन उसमें जैमा कब था, ठीक है। तो मॉसेज में क्या है, सेकेंडरी प्रोटोनिमा में बड बन सकता है, तो उधर से जो है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो सकता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सेक्स ऑर्गन्स एंड 3D और आर्चिकोनिया ही रहता है, जैसे ब्रायोफाइट में था। प्रोड्यूस एट द एपेक्स ऑफ द लीफी शूट्स, मैंने बताया था एपेक्स पर प्रेजेंट होता है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट जो है स्पोरोफाइट में डेवलप कर जाता है, कंसिस्टिंग ऑफ अ फूड सीटा कैप्सूल, ये हमें पता है। स्पोरोफाइट इन मॉसेस इज मोर इलेबोरेट देन इन लिवर वॉट्स, ठीक है। तो जो स्पोरोफाइट हमने लिवर वॉट में पढ़ा था, ऐसे मतलब लिवर वॉट, और जो स्पोरोफाइट हम मॉसेस में पढ़ रहे हैं तो ये ज़्यादा इलेबोरेट है, यानी ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, ज़्यादा एडवांस है, ये कहने की कोशिश कर रहा है। इतना डीप में नहीं पढ़ना है, बस ये पता था कि जो स्पोरोफाइट होता है मोसेस का जो स्पोरोफाइट होता है वो ज़्यादा एडवांस रहता है एज़ कम्पेयर टू लिवर वॉट्स। तो इससे हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि मोसेस जो है लिवर वॉट्स के बाद आया होगा, ठीक है, और मोसेस जो है ज़्यादा एडवांस है, इसलिए तो उसका स्पोरोफाइट ज़्यादा इलेबोरेट है, ठीक है। स्पोर डिस्पर्जल के टेक्निक बहुत अच्छी है इनकी। कैप्सूल के अंदर स्पोर्स होते हैं और स्पोर्स आर फॉर्म्ड आफ्टर द मियोसिस
म्योसिस के बाद बनता है, तो म्योसिस ऑफ इलेबोरेट मैकेनिज्म फॉर स्पोर डिस्पर्सर। स्पोर डिस्पर्सर की टेक्निक बहुत अच्छी है। एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, फ्यूनेरिया पॉलीट्राइकम और स्फैग्नम। फ्यूनेरिया पॉलीट्राइकम और स्फैग्नम इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। आगे पढ़ते हैं टेरिडोफाइट्स पे। ये आ गया टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स, 3 और किंगडम बचे हुए हैं, फिर चैप्टर खत्म हो जाएगा। टेरिडोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स इंक्लूड हॉस्टेल्स एंड फंस। इसके अंदर क्या क्या आते हैं, हॉस्टेल्स और फंस आते हैं। हॉस्टेल्स और फंस ये दो इंक्लूड करते हैं, हॉस्टेल्स एंड फंस, ठीक है। टेरिडोफाइट आर यूज्ड फॉर मेडिसिनल पर्पसेस एंड द सॉइल बाइंडर्स। मेडिसिनल के लिए अभी कहीं नहीं बताया गया है, ऑर्नामेंटल्स के लिए कहीं नहीं बताया गया है। सॉइल बाइंडर्स अभी बताया गया था मोसेस के केस में, तो टेरिडोफाइट भी सॉइल बाइंडर्स की तरह काम करता है, एज वेल एज मेडिसिनल पर्पस के लिए भी काम करता है, ठीक है। मेडिसिनल पर्पस, सॉइल बाइंडर्स। इसके अंदर क्या क्या आते हैं, हॉस्टेल्स और फंस, ठीक है। हॉस्टेल्स और फंस इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। दे आर ऑल्सो फ्रिक्वेंटली ग्रोन एज ऑर्नामेंटल्स। ऑर्नामेंटल्स मैंने बता दिया। इवोलेंट्री दे आर द फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स टू पोजेस द वैस्कुलर टिश्यू जाइलम एंड फ्लोएम। तो ये क्या है, फर्स्ट ट्रैकियोफाइट्स है। ट्रैकियोफाइट्स यानी कि उनके पास जाइलम और फ्लोएम है, ट्रैकिड्स है, ठीक है। ट्रैकिड्स होता है तो ट्रैकियोफाइट्स, जाइलम और फ्लोएम। तो इससे पहले जितने भी किंगडम्स थी, जितने भी फाइलम थी या डिवीजन थी, उनके पास जो है ट्रैकिड्स या जाइलम और वेसल्स जो होते थे वो नहीं होते थे। यही जो पहला टेरिडोफाइट, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि टेरिडोफाइट आर द फर्स्ट हु पोजेसेस जाइलम एंड वेसल्स, वैस्कुलर टिश्यूज को, ठीक है, पोजेस करते हैं। वैस्कुलर टिश्यूज को क्या करते हैं, प्रोसेस करते हैं। पोजेस द वैस्कुलर टिश्यूज जाइलम एंड फ्लोएम, फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। यू शैल स्टडी मोर अबाउट दिस टिश्यूज इन चैप्टर 6। चैप्टर 6 में हम टिश्यूज में पढ़ने वाले हैं इस। You shall study more about the tissues in chapter 6. The teratophytes are found in cool, damp, shady places. Through some may flourish in sandy soil conditions. तो ये cool और damp places में पाए जाते हैं और sandy soil conditions में भी flourish कर सकते हैं, ठीक है। तो cool places, cool, damp और soil conditions में भी क्या कर सकते हैं, flourish कर सकते हैं। कौन, टेरिडोफाइट। cool conditions में अभी तक कोई flourish नहीं किया except टेरिडोफाइट्स, ठीक है। कूल प्लेसेस एक नया वर्ड आ गया है, इससे पहले कूल कहीं भी नहीं इस्तेमाल किया गया। तो कूल, डैम्प और सैंडी सॉइल कंडीशंस में भी फ्लरिश कर सकते हैं। यू मे रिकॉल इन ब्रायोफाइट्स द डोमिनेंट फेज। उसमें डोमिनेंट फेज क्या था, गैमेटोफाइट था, गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी था। हाउएवर इन टेरिडोफाइट्स द मेन प्लांट बॉडी इज अ स्पोरोफाइट। अब इधर से क्या मेन प्लांट बॉडी क्या हो गई इसकी, स्पोरोफाइट हो गई। और ये फर्स्ट टेरेस्ट्रियल है तो इसको ज़ूइरोगैमी की जरूरत नहीं है, ठीक है, वाटर की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स आने लगे हैं अब, ठीक है। तो इनका मेन प्लांट बॉडी क्या हो जाएगा, स्पोरोफाइट हो जाएगा। मेन प्लांट बॉडी क्या हो जाएगा, स्पोरोफाइट। इसका कलर चेंज कर देते हैं। मेन प्लांट बॉडी अब क्या हो जाएगा, स्पोरोफाइट हो जाएगा इनका। पहले अभी क्या चल रहा था, गैमेटोफिटिक गैमेटोफिटिक चल रहा था, अब क्या हो गया, स्पोरोफिटिक हो गया। तो मेन प्लांट बॉडी क्या है इसका, स्पोरोफाइट। Main plant body is a sporophyte which is differentiated into two root, stems and leaves. True root, true stem, true leaves present होंगे। This organs possesses well differentiated vascular tissues। पहले ही बताया था, vascular structures present होते हैं इनके। फर्स्ट terrestrial plants हैं जिनके पास क्या है, vessels है, tracheids है। The leaves in the pteridophyte are small, microphyll as Selaginella and large as in ferns, ठीक है। तो लीव्स अगर छोटे हुए, लीव्स छोटे छोटे हैं तो उनको माइक्रोफिल्स बोलते हैं। लीव्स अगर बड़े बड़े हैं तो इनको मैक्रोफिल्स बोलते हैं। लीव्स छोटे हैं तो ये सिलाजिनेला देखने को मिलते हैं, और लीव्स बड़े हैं तो ये फर्न्स में देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये एग्जांपल्स पूछे जाते हैं। सिलाजिनेला में माइक्रोफिल्स देखने को मिलते हैं और फर्न्स में हमारे मैक्रोफिल्स देखने को मिलते हैं। द स्पोरोफिल्स bear sporangia that are subtended by leaf like appendages called sporophylls। अब इसमें स्पोरोफिल्स वाला कॉन्सेप्ट आ रहा है। स्पोरोफिल्स वाला कॉन्सेप्ट क्या था, अब जैसे कि पीछे स्पोरोफिल्स नहीं थे, उसमें स्पोरेंजिया और जो लीफ था वो अलग अलग था। इसमें क्या रहेगा, ये लीफ है, इसके ऊपर लटके रहेंगे स्पोरेंजिया जिसके अंदर स्पोर्स प्रोड्यूस होगा। तो अब इस पूरे स्ट्रक्चर को क्या बोलोगे, स्पोरोफिल। इस पूरे स्ट्रक्चर को स्पोरोफिल बोलोगे। द लीफ दैट बियर्स द स्पोरेंजिया इज नोन एज स्पोरोफिल, ठीक है। जो स्पोरेंजिया को
हु लिव जो स्पोरेंजिया को बियर करे उसे स्पोरोफिल कहेंगे। इन सम केसेस स्पोरोफिल्स में फॉर्म डिस्टिंक्ट कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर्स कॉल्ड स्टोरोबुलाई और कोन्स सिलेजिनेला और इक्वेस्ट्रियम में देखने को मिलता है। अब यही जो स्पोरोफिल्स है, स्पोरोफिल्स स्पोरोफिल्स, ये स्पोरोफिल ये स्पोरोफिल ये स्पोरोफिल ये स्पोरोफिल ये स्पोरोफिल ये स्पोरोफिल, गोला बना दिए। अब इसको एक में बांध दूंगा तो एक कोन जैसा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, ऐसे कोन जैसा स्ट्रक्चर, कोन जैसा स्ट्रक्चर मिलेगा। तो इसी को हम कोन बोलते हैं या स्टोरीबुलाई बोलते हैं। ये किस में देखने को मिलता है? सिलेजिनेला और इक्वेस्ट्रियम में देखने को मिलता है। सिलेजिनेला और इक्वेस्ट्रियम में देखने को मिलता है कोन, ठीक है, कोन स्टोरीबुलाई, ठीक है। द स्पोरेंजिया प्रोड्यूस स्पोर्स बाय meiosis इन द स्पोर मदर सेल, ठीक है। स्पोर मदर सेल्स स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं। द स्पोर्स जर्मिनेट टू गिव राइज टू इनकंस्पिशियस स्मॉल बट मल्टी सेलुलर। इनकंस्पिशियस स्मॉल है लेकिन मल्टी सेलुलर है, ठीक है। इनकंस्पिशियस है, स्मॉल है, मल्टी सेलुलर है। किसको अब राइज देंगे? स्पोरोफाइट तो मेन प्लांट बॉडी हो गई, तो अब ये गैमेटोफाइट को राइज देंगे। तो ये गैमेटोफाइट के बारे में बता रहा है कि इनकंस्पिशियस है, स्मॉल है और मल्टी सेलुलर है। इनकंस्पिशियस, स्मॉल एंड मल्टी सेलुलर, ये तो एग्जांपल्स है। इनकंस्पिशियस, स्मॉल एंड मल्टी सेलुलर। फ्री लिविंग, मोस्टली फोटोसिंथेटिक थैलॉइड गैमेटोफाइट कॉल्ड प्रोथैलस। तो ये क्या है? फ्री लिविंग है, मोस्टली फोटोसिंथेटिक थैलॉइड गैमेटोफाइट कॉल्ड प्रोथैलस। तो इसमें गैमेटोफाइट कैसे हैं? फ्री लिविंग, फ्री लिविंग गैमेटोफाइट देखने को मिल रहा है और फोटोसिंथेटिक है, तो फ्री लिविंग तो होंगे ही बिल्कुल, जिसको हम प्रोथैलस बोल रहे हैं। इधर की गैमेटोफाइट को हम प्रोथैलस बोल रहे हैं बिकॉज इट इज इनकंस्पिशियस, ठीक है। इनकंस्पिशियस, स्मॉल, मल्टी सेलुलर, फ्री लिविंग, फोटोसिंथेटिक, ये सब प्रोथैलस के बारे में है। जो गैमेटोफाइट ही है, गैमेटोफाइट को भी कूल डैम प्लेसेस चाहिए, कूल डैम शेडी प्लेसेस चाहिए ग्रो करने के लिए, ठीक है। कूल डैम शेडी प्लेसेस चाहिए ग्रो करने के लिए बिकॉज ऑफ दिस स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्टेड रिक्वायरमेंट एंड द नीड फॉर वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। वाटर अभी भी चाहिए, ज़ीरोगैमी अभी भी प्रेजेंट है, ठीक है। वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन, वाटर अभी भी देख रहे हो कि वाटर अभी भी चाहिए, ठीक है। देख रहे हो कि वाटर अभी भी चाहिए, ज़ीरोगैमी, वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन रिक्वायरमेंट है, स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्टेड रिक्वायरमेंट एंड नीड फॉर वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। तो वाटर अभी भी चाहिए, रिक्वायरमेंट है। The spread of the living pteridophytes is limited and restricted to narrow geographical regions. तो कुछ ही जोग्राफिकल रीजन्स तक जो है टेरिडोफाइट की एग्जिस्टेंस देखने को मिलती है, क्योंकि कूल डैम शेडी प्लेसेस हर जगह थोड़ी ना मिलता है यार। कूल प्लेसेस, डैम्प प्लेसेस, शेडी प्लेसेस, कूल डैम्प शेडी प्लेसेस हर जगह नहीं मिलता है, इसलिए जो है नैरो जियोग्राफिकल एरियाज तक क्या है, रेस्ट्रिक्टेड है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। The gametophytes bear male and female sex organs called antheridia and archegonia respectively. Water is required for the transfer of antherozoids, the male gametes released from the antheridia, ठीक है। तो वाटर चाहिए मेल गैमेट को पहुंचाने के लिए, ब्रायोफाइट्स में भी चाहिए था। To mouth of archegonium, fusion of male gamete with the egg archegonium result in the formation of zygote। तो zygote बन जाता है। zygote thereafter produces a multicellular well differentiated sporophyte which is dominant phase of pteridophyte, ठीक है। जो डोमिनेंट फेज है टेरिडोफाइट में, टेरिडोफाइट में क्या है? डोमिनेंट फेज है। तो बस खत्म हो गया इसका लाइफ साइकिल, जाइगोट बना। देखो प्रोथैलस तो पहले ही बन गया, गैमेटोफाइट पहले ही बन गया, स्पोर से गैमेटोफाइट बन गई, गैमेटोफाइट फ्यूज किया तो हमारे पास स्पोर बन गया, सॉरी जाइगोट बन गया। जाइगोट बन गया तो जाइगोट डिवाइड करेंगे, क्या बना देंगे? स्पोरोफाइट बना देंगे। जाइगोट देयरफॉर मल्टी सेलुलर वेल डिफरेंशिएटेड स्पोरोफाइट, जो कि डोमिनेंट फेज है टेरिडोफाइट के लिए। मेजॉरिटी ऑफ द टेरिडोफाइट ऑल द स्पोर्स आर सिमिलर काइंड्स। अब इसमें क्या आता है कि अब ये स्पोर्स सेम होंगे, ठीक है, और कुछ कुछ में स्पोर्स क्या होने लगेंगे? डिफरेंट। तो इसमें दो पार्ट्स में टूट जाएगा अब ये टेरिडोफाइट, जिसमें स्पोर्स सेम और जिसमें स्पोर्स डिफरेंट। स्पोर्स सेम होंगे तो उसको हम होमोस्पोरस बोलेंगे, स्पोर्स डिफरेंट हो गए तो उसको हम एक्टोस्पोरस बोलेंगे। तो ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। इन मेजॉरिटी ऑफ द टेरिडोफाइट, मेजॉरिटी टेरिडोफाइट में ज़्यादातर स्पोर्स होमोस्पोरस होते हैं, ठीक है। सिमिलर काइंड ऑफ स्पोर्स देखते हैं, मिलते हैं होमोस्पोरस। जनरल लाइक सिलेजिनेला और सेल्विनिया, ये दो एग्जांपल्स हैं जो हेट्रोस्पोरस रहता है, ठीक है। सिलेजिनेला और सेल्विनिया जो एग्जांपल्स हैं ये देखने को मिलेगा हेट्रोस्पोरस कंडीशन में।
सिलेजिनेला और सेल्विनिया। द मेगा स्पोर्स एंड द माइक्रोस्पोर्स, मेगा यानी कि फीमेल वाला स्पोर्स, माइक्रो यानी कि मेल वाला स्पोर्स, जर्मिनेट एंड गिव राइज टू फीमेल एंड मेल गैमेटोफाइट। ठीक है, और फिर वो स्पोर्स प्रोड्यूस कर दिया गैमेटोफाइट को, अब सेक्स ऑर्गन से गैमेट्स प्रोड्यूस होंगे। फीमेल गैमेटोफाइट इन दिस प्लांट्स रिटेन्ड ऑन द पेरेंट स्पोरोफाइट फॉर वेरिएबल पीरियड्स, फॉर वेरिएबल पीरियड्स। तो अब इसमें क्या है, जो फीमेल गैमेटोफाइट है वो पेरेंट स्पोरोफाइट के ऊपर रिटेन रहेगी वेरिएबल पीरियड्स के लिए। ठीक है, द डेवलपमेंट ऑफ द zygote into young embryos took place within the female gametophyte. This event is a precursor to the seed habitat, is an important step in the evolution. ये क्या है, important step है evolution में। क्या है ये evolution में क्या है, एक important step है। क्या important step है, retention of the parent sporophyte। ठीक है, फीमेल गैमेटोफाइट का जो है रिटेन रहना ऑन द पेरेंट स्पोरोफाइट, ये क्या है, सीड हैबिटेट के लिए एक इंपॉर्टेंट स्टेप है इवोल्यूशन के लिए। टेरिडोफाइट को 4 क्लासेस में डिवाइड कर दिया गया है। कौन कौन से, साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, फिनोप्सिडा और टेरोप्सिडा। साइलोप्सिडा में कौन कौन से आएंगे, साइलोटम आएगा। लाइकोप्सिडा में क्या क्या आएगा, सिलेजिनेला और लाइकोपोडियम। फिनोप्सिडा में इक्विस्टियम और टेरोप्सिडा में ड्रायोप्टेरिस, टेरिस और एडेंटम। देखो याद करवा देता हूँ। ठीक है, तो क्या क्या आएगा, साइलोप्सिडा, साइलोप्सिडा, तो साइलोप्सिडा नाम ही क्या है, साइलोप्सिडा। ठीक है, नाम क्या है, साइलोप्सिडा, तो क्या आएगा इसका, साइलोटम, साइलोटम। लाइकोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, तो इसका क्या आएगा, सिलेजिनेला और लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम तो आएगा ही, सिलेजिनेला भी आएगा। ठीक है, इसका क्या है, फिनोप्सिडा। फिनोप्सिडा में सिर्फ इक्विस्टियम आने लगेगा। टेरोप्सिडा में तो ड्रायोप्टेरिस आएगा ही, टेरिस आएगा ही और एडेंटम डाल दो। ठीक है, तो मेरे साथ याद करके जाओ, मेरे साथ याद करके जाना है। ठीक है, क्या क्या, साइलोप्सिडा जिसमें साइलोटम आएगा, स्फेनोप्सिडा जिसमें इक्विस्टियम आएगा, और क्या था, टेरोप्सिडा जिसमें टेरिस, एडेंटम और ड्रायोप्टेरिस आएगा, और फिर एक था हमारे पास लाइकोप्सिडा जिसमें सिलेजिनेला और लाइकोपोडियम आएगा। लाइकोपोडियम और सिलेजिनेला एक साथ, तो साइलोप्सिडा में साइलोटम, ठीक है, लाइकोप्सिडा में सिलेजिनेला और लाइकोपोडियम, स्फेनोप्सिडा में इक्विस्टियम और टेरोप्सिडा में ड्रायोप्टेरिस, टेरिस और एडेंटम। ठीक है, अब जिम्नोस्पर्म्स की बात करते हैं। अब उसमें हेट्रोस्पोरस कंडीशन देखने को मिली थी लेकिन बहुत कम थी। जिम्नोस्पर्म्स में सिर्फ हेट्रोस्पोरस कंडीशन देखने को ही मिलेगी। जिम्नोस्पर्म्स में सिर्फ हेट्रोस्पोरस कंडीशन देखने को ही मिलेगी, और कुछ नहीं देखने को मिलेगा, सिर्फ हेट्रोस्पोरी कंडीशन देखने को मिलेगी। उसमें क्या मिला था, सिलेजिनियल और सेल्विनिया में हेट्रोस्पोरस कंडीशन देखने को मिला था। इसमें ज़्यादातर ऑर्गेनिज्म प्लांट्स में जो है हेट्रोस्पोरस कंडीशन देखने को मिलेगी। इसमें भी मेन प्लांट बॉडी क्या रहेगी, स्पोरोफाइटी रहेगी। कलर चेंज, the gymnosperms are plants in which the ovules are not enclosed by any ovary wall, जिसमें ओव्यूल्स जो है इंक्लोज नहीं होते हैं इन बाई एन ओवरी वॉल एंड रिमेन एक्सपोज्ड बोथ बिफोर एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। इसका मतलब क्या है, फ्रूट फॉर्मेशन, कि इसमें जो फ्रूट फॉर्मेशन फ्रूट फॉर्मेशन नहीं होता है, जो ओवरी वॉल है वो डेवलप नहीं कर पाती है। ठीक है, तो ओव्यूल्स जो है डायरेक्ट सीड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो इसमें सिर्फ सीड्स प्रोड्यूस होते हैं, फ्रूट नहीं बनते हैं, फ्रूट का फॉर्मेशन नहीं देखने को मिलता है। द सीड्स दैट डेवलप पोस्ट फर्टिलाइजेशन आर नॉट कवर्ड। नॉट कवर्ड का मतलब यही होता है, नेकेड। ठीक है, यानी कि वो फ्रूट नहीं है। जिम्नोस्पर्म्स इंक्लूड मीडियम साइज ट्रीज, टॉल साइज ट्रीज सब होते हैं। ठीक है, श्रब्स भी प्रेजेंट होते हैं। वन ऑफ द जिम्नोस्पर्म्स जो जाइंट रेडवुड ट्री है उसको सिक्वोया बोला जा रहा है। ठीक है, वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री स्पीसीज। ठीक है, जिम्नोस्पर्म्स में टॉलेस्ट ट्री स्पीसीज का नाम आएगा तो रेडवुड ट्री का नाम आएगा जो सिक्वोया है। रूट्स जो है जनरली टैप रूट्स होते हैं, रूट जो जनरली टैप रूट्स होंगे। अब इतनी बड़ी पेड़ को पकड़ने के लिए टैप रूट्स, ठीक है, जो इसमें मेन प्राइमरी रूट होता है उसके सेकेंडरी और टर्शियरी ब्रांचेस निकले रहते हैं। ठीक है, तो इतनी बड़ी पेड़ को पकड़ने के लिए हमें टैप रूट की जरूरत पड़ेगी। Roots in some genera have fungal association
इन द फॉर्म ऑफ माइकोराइजा, जैसे कि पाइनस। पाइनस एग्जाम्पल है जिम्नोस्पर्म्स का। तो पाइनस में क्या है, फंगल एसोसिएशन आ जाता है पाइनस का, फंगाई का, तो हम इसको माइकोराइजा बोलते हैं, पिछले चैप्टर में पढ़ रखा है। और कुछ में क्या रहता है साइकस में, जैसे कि साइनोबैक्टीरिया, नाइट्रोजन फिक्सेशन साइनोबैक्टीरिया का एसोसिएशन आने लगता है। ठीक है। सम अदर स्पीशीज जैसे कि साइकस है, तो उसमें कैरोलॉइड रूट प्रेजेंट होते हैं, कैरोलॉइड रूट्स, जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन साइनोबैक्टीरिया का एसोसिएशन देखने को मिलता है उनमें। द स्टेम्स आर अनब्रांच्ड। अब इसमें कैरोलॉइड रूट्स प्रेजेंट है, ठीक है, तो इसके स्टेम्स क्या होते हैं, अनब्रांच रहते हैं साइकस में, और पाइनस और सिड्रस में ब्रांच रहते हैं। लीव्स बताओ तो सिंपल और कंपाउंड दोनों पाई जाती है। साइकस में क्या पाई जाएगी, पिनेटली कंपाउंड लीव्स, ठीक है, परसिस्ट फॉर अ फ्यू ईयर्स। द लीव्स इन जिम्नोस्पर्म्स आर वेल अडेप्टेड टू विथस्टैंड एक्सट्रीम कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड विंड। ठीक है। तो जो लीव्स होती है जिम्नोस्पर्म्स में, वो टेम्परेचर यानी इन्वायरमेंट के साथ बदलते रहती है। जैसे कि कोनिफर्स नीडल लाइक स्ट्रक्चर्स या नीडल लाइक लीव्स होती है, वो सरफेस एरिया अपनी थिक क्यूटिकल संकेत स्टोमेटा जो है उनको वाटर लॉस से बचाता है। तो क्या करती है कोनिफर्स, कांटे जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, कांटे जैसे, तो इनका सरफेस एरिया भी कम हो गया, स्टोमेटा भी संकीर्ण हो गया, थिक क्यूटिकल की लेयर भी हो गई, वाटर लॉस को प्रिवेंट करना है बस। तो ये क्या करते हैं, विथस्टैंड होते हैं एक्सट्रीम कंडीशंस ऑफ द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड। ठीक है। साइकस में कैसे रहती है, अनब्रांच, और पाइनस और चिल्ड्रंस में कैसे रहती है, ब्रांच। पाइनस में सिंपल या कंपाउंड लीफ, और जो साइकस है उसमें कैसे रहती है, पेनेटली। ठीक है। ये अनब्रांच रहती है, वो ब्रांच रहती है। क्लियर। जिम्नोस्पर्म्स, जिम्नोस्पर्म्स और हेट्रोस्पोरस, पहले बताया था कि सारे के सारे जिम्नोस्पर्म्स क्या हो जाएंगे, हेट्रोस्पोरस। They produce haploid microspores and megaspores. The two kind of spores are produced within the sporangia that are borne on sporophylls. Sporophylls पे pair होते हैं which are arranged spirally along an axis to form a lax compact storobili or cones. Lax compact storobili या cones. Cones पिछले बार में बताया था मैंने टेरिडोफाइट में, उसका दूसरा नाम लैक्स भी है, दूसरा नाम लैक्स भी है, और स्टोरोबिलाई भी उसको दूसरे नाम से कहा जाता है। द स्टोरोबिलाई बेयरिंग द माइक्रोस्पोरोफिल्स, वो मेल का होगा, और उसके अंदर माइक्रोस्पोरेंजिया होगा, तो उसको मेल स्टेरोबिलाई बोलेंगे। ठीक है। माइक्रो मेल के लिए यूज़ किया जाता है। द माइक्रोस्पोर्स जो है मेल गैमेटोफाइट को जन्म देगा, विच इज़ हाईली रिड्यूस एंड कन्फाइंड टू ओनली अ लिमिटेड नंबर ऑफ सेल्स, जो कि हाईली रिड्यूस स्ट्रक्चर होता है और एक लिमिटेड नंबर ऑफ सेल्स तक ही कन्फाइंड रहता है। इस रिड्यूस गैमेटोफाइट को हम पोलन ग्रेन के नाम से जानते हैं। ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन्स टेक्स प्लेस विद इन द माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर ही पोलन ग्रेन का डेवलपमेंट होते रहता है, क्योंकि उसी के अंदर तो प्रोड्यूस हुआ है। ये मेल गैमेटोफाइट है पोलन ग्रेन। द कोन्स बेयरिंग मेगास्पोरोफिल, उसे हम फीमेल स्टेरोबिलाई बोलते हैं। ठीक है। फीमेल स्टेरोबिलाई बोलते हैं। द मेल एंड द फीमेल कोन्स ऑफ स्टेरोबिलाई में बॉर्न ऑन द सेम ट्री, पाइनस। ठीक है। तो पाइनस क्या बताना चाह रहा है कि पाइनस क्या है, मोनोशियस है। However, in cycas male and the female megasporophyll are born on the different trees. तो डिफरेंशिएशन देख लो तुम, साइकस और पाइनस में माइकोराइजा की प्रेजेंस है, इसमें कैरोलॉइड रूट्स प्रेजेंट होते हैं, ये अनब्रांच रहता है। पाइनस और सिडस ब्रांच रहती है, ये सिंपल और कंपाउंड लिव को पोजेस करता है, और ये क्या करता है, पेनेटली कंपाउंड लिव होती है। साइकस जो है डायोशियस होता है, ये क्या है, मोनोशियस है। तो ये डिफरेंस होती है, इस पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है। द मेगास्पोर मदर सेल, जो मेगास्पोरेंजिया के अंदर होता है, फ्रॉम वन ऑफ द सेल्स ऑफ द न्यूक्लियस, जो एक न्यूक्लियस का सेल बनाती है। फिर न्यूक्लियस जो है बहुत सारे एनवलप से प्रोटेक्ट हो सकता है और ओव्यूल बना देता है। ठीक है। इस कॉल्ड एन ओव्यूल, इस कॉल्ड एन ओव्यूल। तो हमारा मेगास्पोर मदर सेल क्या प्रोड्यूस कर रहा है, न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस क्या करती है, बहुत सारे एनवलप्स कवर कर लेती है अपनी तरफ, जिसको हम ओव्यूल्स के नाम से जानते हैं। ठीक है। जिसको हम क्या जानते हैं, ओव्यूल्स के नाम से जानते हैं। The ovules are born on the megasporophylls which may be clustered in the form of female cones. तो मेगास्पोरोफिल पे छिड़की हो जाएंगी ऐसे, ठीक है, क्लस्टर रहेंगी। द मेगास्पोर मदर सेल डिवाइड्स म्यूटेटली टू फॉर्म 4 मेगास्पोर्स। तो मेगास्पोर मदर सेल जो है 4 मेगास्पोर्स बनाएंगी। ठीक है। जिसमें से एक मेगास्पोर इंक्लोज्ड विद इन द मेगास्पोरेंजियम,
इसमें से एक मेगास्पोर जो है मेगास्पोरेंजियम के अंदर चला जाएगा और वो मल्टीसेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगा दैट बियर्स 1 or 2 मोर आर्चिगोनिया फीमेल सेक्स ऑर्गन्स। तो बात क्या चल रही है, सिनेरियो ये चल रहा है, न्यूक्लियस बन गया, वो बन गया। अब मेगास्पोर मदर सेल जो है, ये जो मेगास्पोर मदर सेल है वो डिफ्रेंशिएट हो जाता है, डिवाइड नहीं करता है, डिफ्रेंशिएट हो जाता है न्यूक्लियस बनाने में। अब फिर वो मेगास्पोर मदर सेल डिवाइड करता है क्या बनाने के लिए, वो डिवाइड करता है बनाने के लिए हमारा 4 मेगास्पोर्स। मियोसिस से 4 बनते हैं, तो 4 स्पोर्स में से 3 तो डिजेनरेट कर जाती है और उसमें से एक बचता है जो मेगास्पोरेंजिया के अंदर चल जाता है, मेगास्पोरेंजिया के अंदर, और उसका डेवलपमेंट होता है और वो फीमेल गैमेटोफाइट बना लेता है, फीमेल गैमेटोफाइट बना लेता है। और वो फीमेल गैमेटोफाइट 2 या 2 से ज़्यादा सेक्स ऑर्गन्स को बेयर करता है, आर्चिगोनिया बोलते हैं फीमेल सेक्स ऑर्गन्स। द मल्टीसेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट इज ऑल्सो रिटेन्ड विद इन द मेगास्पोरेंजियम, मेगास्पोरेंजियम के अंदर रहता है। कहानी कुछ पता चली होगी, ठीक है। Unlike bryophyte and pteridophyte in gymnosperms, the male and the female gametophyte do not have an independent free living existence. जो इसमें गैमेटोफाइट है उसके पास फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस नहीं होता है, डू नॉट हैव एन इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस, फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस नहीं देखने को मिलता है। इसमें गैमेटोफाइट क्या होता है, फ्री लिविंग नहीं होता है। दे रिमेन विद इन द स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया के अंदर रह रहा है, देख रहा है पोलन ग्रेन भी स्पोरेंजिया के अंदर रह रहा है और ये फीमेल वाला भी स्पोरेंजिया के अंदर ही है, retained on the sporophytes. The pollen grain जो रिलीज हो जाता है from the microsporangium और they are carried out by the air currents come in the contact of opening of the ovules spawns on the megasporophylls। तो megasporophylls पे क्लस्टर थे तो पोलन ग्रेन जाके उधर अटैक करेगा, पोलन ट्यूब आएंगी, ठीक है, और उसमें से हमारे जो है एंथ्रेजॉइड्स जो है निकल जाएंगे। Carrying the male gametes grows towards the archegonia and the ovules discharge their content near the mouth of the archegonia. Following fertilization, zygote develops into an embryo और फिर ovules into seeds. zygote embryo के बाद और embryo जो ovules, ovules seeds, और ये seeds जो है कवर नहीं रहते, यानी fruit formation नहीं देखने को मिलता है, ठीक है। ये एंजियोस्पर्म्स डिलीट हो चुका है, जितना है उतना पढ़ लेते हैं। अनलाइक जिम्नोस्पर्म्स में तो ओव्यूल्स आर नेकेड, ओव्यूल्स नेकेड होते हैं, फ्रूट फॉर्मेशन नहीं होता, लेकिन एंजियोस्पर्म्स में तो हम जानते हैं फ्रूट फॉर्मेशन होता है। इधर पोलन ग्रेन्स और ओव्यूल्स जो है डेवलप होता है ऑन द स्पेशलाइज स्ट्रक्चर्स कॉल्ड फ्लावर्स, फ्लावर्स पे डेवलप होता है, उधर क्या था स्पोरेंजिया में डेवलप हो रहा था। इन एंजियोस्पर्म द सीड्स आर इनक्लोज इन फ्रूट्स, इधर फ्रूट्स फॉर्मेशन होता है। एंजियोस्पर्म्स आर एक्सेप्शनली लार्ज ग्रुप ऑफ प्लांट्स हैविंग वाइड रेंज ऑफ हैबिटेट्स। तो ये बहुत लार्ज होती है क्योंकि बहुत डेवलप होती है, तो सब जगह तुम्हें एंजियोस्पर्म्स ही देखने को मिलेंगे, कहीं ब्रायोफाइट नहीं देखने को मिलेगा, कहीं टेरिडोफाइट नहीं देखने को मिलेगा, जिम्नोस्पर्म्स कहीं ज़्यादा नहीं देखने को मिलेंगे। रेंज इन साइज फ्रॉम द वुल्फिया, ठीक है, स्मॉलेस्ट वुल्फिया होता है और लार्जेस्ट जो है यूकैलिप्टस होता है। स्मॉलेस्ट क्या रहता है, वुल्फिया। द रेंज इन साइज फ्रॉम द स्मॉलेस्ट वुल्फिया टू द लार्जेस्ट यूकैलिप्टस जो 100 मीटर्स तक हो सकता है। ऐसा ही हमें कैल्प देखने को मिला था ना ब्राउन एल्गी में, जो प्रोफेजली ब्राउन्स था, मासिव प्लांट बॉडी, ठीक है। दे प्रोवाइड विद फूड फॉडर फ्यूल मेडिसिन सेवरल अदर डाइकॉमर्शियली इंपॉर्टेंट प्रोड्यूसर्स, दे आर डिवाइडेड इनटू डाइकोटिलेडन्स और मोनोकोटिलेडन्स। डाइकोटिलेडन्स और मोनोकोटिलेडन्स में डिवाइडेड है। इधर चैप्टर खत्म हो जाता है, जो है वो डाइकोटिलेडन्स और मोनोकोटिलेडन्स में डिवाइडेड है। डाइकोटिलेडन्स और मोनोकोटिलेडन्स मतलब इसमें 2 कोटिलेडन्स होंगे, इसमें क्या होगा, 1 कोटिलेडन होगा, ठीक है। इसके फ्लावर्स क्या रहेंगे, पेंटामेरस रहेंगे, पेंटामेरस फ्लावर, और इसके ट्राइमेरस या टेट्रामेरस रहेंगे, ठीक है। इसका रिप्रोडक्शन भी दिया था पिछले वाले एनसीईआरटी में, ओल्ड एनसीईआरटी में, लेकिन वो डिलीट हो चुका है, पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। देखो एग्जांपल्स में देख लेते हैं हम लोग। ये एक डाइकोटिलेडन प्लांट है, ये मोनोकोटिलेडन, फाइब्रस, ये सब हमने पढ़ चुका है मॉर्फोलॉजी में। टेरिडोफाइट का एग्जांपल देख लेते हैं। देखो ये कोनिफर्स है, कोनिफर्स ये है, तो पहला वाला साइकस होगा, दूसरा वाला पाइनस होगा, और ये जिंजिको बिलोबा है, ठीक है, फैन शेप लीप होता है इसका, फैन शेप लीप, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, साइकस। ये क्या है हमारा, कोनिफर्स में पाइनस आता है। पाइनस क्या होता है, कोनिफर्स होता है। कोनिफर्स की बात की थी, विद स्टैंड एक्सट्रीम कंडीशंस के लिए इनके लीव्स क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं, ठीक है।
ठीक है। तो पहला वाला क्या था, साइकस था, दूसरा वाला पाइनस जो कोनिफर्स, और जिंजिको बिलोबा। जिंजिको बिलोबा अपने लीफ के लिए जाना जाता है क्योंकि इसका फैन शेप लीफ होता है। लीफ कैसा दिखता है, फैन शेप, गूगल पे सर्च करके देख लेना। जिंजिको बिलोबा फैन शेप लीफ होता है, फैन शेप्ड लीफ होता है। ठीक है। इस जिंजिको बिलोबा का जो है पिक्चर एक बार जरूर सर्च कर लेना, गूगल पे देख लेना कि फैन शेप लीफ है कि नहीं। तो ये हमारा चैप्टर खत्म हो जाता है प्लांट किंगडम इसी के साथ। प्लांट किंगडम जो है चैप्टर इसी के साथ खत्म हो जाता है। आपको और किस किस चैप्टर पे वीडियो चाहिए कमेंट में ज़रूर बताना। मैं पूरी कोशिश करूँगा सारे चैप्टर्स की वीडियो वन शॉट जल्दी जल्दी डाल दूँ। ठीक है। अगर आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी चाहिए इसके चैप्टर के रिलेटेड मैं बता दूंगा। ठीक है। प्लांट किंगडम बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, ईजी नहीं है, मैं मानता हूँ, इम्पॉर्टेंट है। तो इसको जल्दी जल्दी निपटा दो। इस वीडियो के बाद तो क्लियर हो ही जाना चाहिए कि प्लांट किंगडम चीज़ क्या है आखिर। ठीक है, प्लांट किंगडम चीज़ क्या है आखिर, इसके बाद तो क्लियर हो ही जाना चाहिए कि प्लांट किंगडम क्या चीज़ है। ठीक है। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।